बिहार के बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो अपने बिहार, अपने गांव, यहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं। और समोसे पूरे निपटा दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा समोसे किसने खाए भैया? सबसे ज़्यादा समोसा तो जिसका पेट ज़्यादा निकलेगा बाबुल, यही है। ये हमारा भाई इन्होंने खाए। हाँ। सबसे पक्का दोस्त कौन है आपका इनमें से? किससे मिले? ये हमारे परम मित्र हैं और उनके बगल में ये तीनों हम हैं। लेकिन अभी चुनावी माहौल है तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कल हो कि मैं किसी भी तरह का यहाँ वार्ड मेंबर के इलेक्शन में खड़ा हो रहूँगा ना, पलायन इस कदर हावी है कि ये तीनों दोस्त मेरे नहीं आएंगे वोट देने के लिए। ये गारंटेड है। बस वही बिहारी वाला टैग, ये तो बिहारी है तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। क्या दिक्कत हो जाती है? ये बिहारी है, मतलब उधर अरे ये तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, इसमें अच्छी बात है। इधर के लिए दिक्कत नहीं है ना, आप उधर जाइएगा तो बिहारी एक तरह का गाली बन जाता है उस साइड। जो लेबर आपके घर में टाइल्स लगा रहा है, जो मिस्त्री का काम कर रहा है, जो और तमाम ऐसे काम कर रहे हैं, अगर वो बिहारी वहाँ ना हो ना शहरों में, तो फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ के लोगों की कीमत क्या है। कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमको इससे ज़्यादा चिंता है कि मेरे घर के बगल के हॉस्पिटल में दवा इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, पांडिचेरी में क्या हो रहा है, चेन्नई में क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा ज़रूरत ये है ना। एक जादू है कि आप किसी को भी वोट दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। जहाँ पे भी एक गठबंधन का सरकार रहता है ना, उस स्टेट का कभी भी बंटाधार ही होता है। इससे सब कुछ अच्छा लग रहा है। गांव में सारे दोस्त लोग आए हुए हैं, फुल हैंग आउट हो रहा है, मज़ा आ रहा है। अगले 1-2 दिन में गांव खाली हो जाएगा। ठीक है ना, शहर जवान हो रहा है, वो भी अपना शहर जवान हो तो समझ में भी आता है। दूसरा शहर जवान हो रहा है, हमारा गांव बूढ़ा हो रहा है। तो ये कोई पार्लियामेंट नहीं है, ये गोही गांव का नज़ारा है। छठ पूजन का तीसरा दिन है, शाम का अर्घ दे दिया गया है, अब अगली सुबह संध्या का अर्घ दिया जाएगा, उसका इंतज़ार चल रहा है। और छठ के जो शाम का पूजन, उसके बाद लोग क्या करते हैं, ये मेरे मन में उत्सुकता थी, तो वो देखने को मिला। शाम को बैठ के बढ़िया नाश्ता पानी हुआ है और हमने चाय और कॉफ़ी का मिश्रण पिया है, जिसको क्या बोलते हैं? चॉफ़ी बोलते हैं। चॉफ़ी पिया है। मैं पी रहा था चाय तो मुझे लगा यार कॉफ़ी ऐसा कुछ लग रहा था। मैंने पूछा तो बताया गया कि यहाँ ये बड़ा फेवरेट आइटम है चॉफ़ी, कि कॉफ़ी और चाय का मिश्रण बनाकर। तो उसका कारण ये बताया गया कि भाई चाय से जो है आपके अंदर जो नींद है वो टूटती है, और कॉफ़ी से जो है और ताकत आ जाए, जोश आ जाता है। तो जोश से सब लोग सराबोर हैं। और सामने आप जो खाली प्लेटें देख रहे हैं उसको पहले भरी हुई थी, तो सब लोग बढ़िया आलू चाप यहाँ मिलता है, जो आलू बोंडा हमारे इधर मिलता है यूपी में, कानपुर में आलू की टिक्की, वो यहाँ पर आलू चाप बोलते हैं उसको। वो खाई बड़ी शानदार थी। जलेबी खाई गई हैं और समोसे पूरे निपटा दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा समोसे किसने खाए भैया? सबसे ज़्यादा समोसा तो जिसका पेट ज़्यादा निकलेगा बाबुल, यही है। ये हमारा भाई इन्होंने खाए। हाँ, ये हमारा भाई है। हाँ, सिर्फ 3 खाए। 3 समोसा खा गए? 3 खाए हुए हैं। 3 खाए हुए हैं, इसीलिए हमारे सामने में यहाँ पे कंट्रोल दिख रहा है। अच्छा, बढ़िया। 3 समोसे में क्या होता है? नगर से खा के आया था, पास में एक मार्केट है वारिस नगर, वहाँ से 2 मेरे साथ खा के आया था, फिर 3 यहाँ खाया। बड़ी कैपेसिटी भैया आपकी। 3, 2, 5 समोसा निपटा दिए। ये लोग मजे ले रहे हैं कि सही में खा गए? नहीं, अभी तो नहीं खाए हैं। आइए, क्या मजे लेने दीजिए इन लोगों को। 8-10 की क्षमता है। हाँ, 8-10 लिट्टी 10-12, मतलब अभी आधा पेट है ये। बिल्कुल। तो ये कुर्बानी किसके लिए दी इन्होंने? आधा क्यों छोड़ा आप लोग? नहीं, रात में छठ खाना खाएंगे घर में, तो घर वाले डांटेंगे जो खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो यही यहाँ पर हंसी खिलवाड़ चल रहा था, तो हमने कहा क्यों ना बात भी की जाए। ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर हैं वो सब प्रवासी लोग हैं, यानी कि सब बाहर रहते हैं। पलायन की बड़ी बात होती है बिहार में, तो ज़्यादातर लोग यहाँ से पलायित हैं। सब शहर में रहते हैं, कुछ भाई साहब विदेश में भी रहते हैं। तो छठ वो मौका होता है जहाँ पर सब लोग कहीं भी हों पूरे देश दुनिया में, लौट कर अपने गाँव में आते हैं और छठ पूजन करते हैं। तो वो कार्यक्रम चल रहा है, तो हमने कहा क्यों ना थोड़ा उनसे भी समझा जाए, जो लोग बाहर रहते हैं, बिहार के बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो अपने बिहार, अपने गांव, यहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसमें यही बात होने वाली है। मगर मैंने भैया लोगों से बोला है कि बड़ा सीरियस टाइप मामला ना हो जाए कि ऐसा लग रहा है पार्लियामेंट लगी हुई है, बीच में मैं स्पीकर हूँ, बैठ जाइए करने, वैसा माहौल नहीं होगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग बात होने वाली है ये। सबसे पहले आप ही से बात कर लेते, क्योंकि सहूलियत रही, थोड़ा बैठ लूँगा मैं इसी बहाने। क्या नाम है आपका? सौरभ। देखिए, सौरभ के बगल सौरभ भी बैठे हुए हैं। क्या करते हैं आप? हम मेरा कोचिंग है, पढ़ाई लाइन में जुड़े हुए हैं। क्या पढ़ाते हैं आप? मैथ पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं? हाँ, पटना में है, ही पढ़ाते हैं। तो कोचिंग लाइन मेन व्यवसाय हमारा वही है, बाकी सामाजिक काम तो चलता रहता है। अच्छा, क्या कारण है बिहार में कोचिंग वाले बड़े सफल हम देख रहे हैं, बड़े सारे टीचर कोचिंग वाले वायरल भी होते हैं बिहार के। हाँ, वायरल भी होते हैं। और कोचिंग लाइन के पीछे का रीज़न यही है ना कि बिहार में जो बेसिक पढ़ाई हो गया ना, उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो और बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे 15,000 का सरकारी नौकरी ना 1 लाख के प्राइवेट नौकरी से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्या कारण है इसका? इसके पीछे कारण है 2।
एक तो लोगों को लगता है, गार्जियन टाइप लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी में ना सिर्फ आपको जाना है और आना है और आपको सैलरी प्लस ऊपरी आमदनी बहुत है। दूसरा ये है कि जो कॉलर दिखाना है ना, जो लगता है कि हमार बेटा फलनमा बेटा सरकारी नौकरी में है, ये वाला जो चल रहा है ना, जैसे आईएएस आईपीएस बनने का कहानी क्यों है कि आईएएस आईपीएस से ज़्यादा भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट में सब जॉब कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी जॉब कर रहे हैं साथ में जो है सब। लेकिन वो जो पावर वाला जो है ना बिहार में, कि नहीं पावर में है, लाल गाड़ी है, ये पावर दिखाना है, वो पावर दिखाना है, सरकारी फलानवा पद पे है, उसके चक्कर में क्या हुआ, सब लोग सरकारी नौकरी की तरफ गए। और तैयारी, सरकारी नौकरी तो सीमित है और अभी तो प्राइवेटाइजेशन के कारण और कम होता जा रहा है। तो अब एक ही आदमी स्कोप दिखा रहा है कि अब हमारे कोचिंग में आ जाइए, हम आपको दरोगा बना देंगे। जीएस पढ़ाने वाला मैथ पढ़ाने लगा, रील बना के कोचिंग चलाने लगा। कोई टीचर कभी रील बना सकता है? कोई टीचर कभी बच्चा पे, बॉयज़ या गर्ल्स पे कभी अशोभनीय टिप्पणी करके अपना रील चमका सकता है? नहीं। इसके बारे में बात कर रहे हैं ये, क्यों भैया आप लोग सुन रहे हैं ना इनकी बात? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं कि रील बनाने वाले टीचर कौन, किसके बारे में बात कर? बताइए कौन? कोई गैस कर पा रहा है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? सबको एक दूसरे की बात सुननी है, देखिए तभी मजा आएगा। हाँ, वैसे एक तरफा चर्चा नहीं होने वाली है। किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मोस्टली टीचर पटना के सारे का सबका रील आता रहता है, सबका रील आता रहता है। सबसे ज़्यादा तो खान सर का ही आता है। खान सर, क्या भाई क्या दुश्मनी है आपकी खान सर? नहीं है, मैथ के टीचर हैं, जीएस के टीचर हैं, और जीएस के टीचर यूपीएससी का कोचिंग खोल के बैठे हैं। इस बार का पूछिएगा रिजल्ट, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि आप टीचर का गरिमा होता है। आज भी आपको छठ पूजा में हम लोग मिले थे, आज भी हम लोग के बगल से हम लोग के बचपन में पढ़ाए हुए टीचर गुजरते हैं तो अपने आप को ठीक कर लेते हैं कि सर जा रहे हैं। लेकिन टीचर अगर यहाँ पे बैठ के बच्चा पे टिप्पणी करने लगे तो टीचर टीचर नहीं कहलाएगा। आप पढ़ाने में अच्छे हैं, बूढ़े हैं, वो चलेगा, लेकिन संस्कार बिहारी के पास है क्या? बिहारी के पास संस्कार है। हम लोग जब महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते थे तो प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कॉलेज के हम लोगों से सबसे ज़्यादा खुश इसीलिए रहते थे, पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन पैर छू के प्रणाम करता है। अगर ये टीचर में रह के हम लोग अपना क्वालिटी खराब कर लिए तो फिर टीचर टीचर नहीं रहेगा, रील मिनिस्टर बन जाएगा। बिल्कुल। तो ये बात करें बिहार के पास क्या है, तो संस्कार भी हैं, पर रंगदारी शब्द चलता है यहाँ पर, मैं सुना, जिसको हमारे इधर रंगबाजी भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी बड़ी चलती है लोगों के मन में। और जैसे इन्होंने कहा कि जो सरकारी नौकरियाँ पाने का जो ख्वाब रहता है लोगों के अंदर, वो इसलिए भी रहता है कि जलवा भौकाल टाइट रहे, मेंटेन रहे। कोई सरकारी वाला है यहाँ पर सरकारी नौकरी में है? ये भैया है, तो ये क्या आप भी कटाक्ष कर रहे थे क्या? कुछ ऐसा नहीं है, बहुत लोगों की मेंटेलिटी होती है, पहले ऐसी थी, पर अब डेट में जब मैं भी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा सरकारी नौकरी में कुछ नहीं है। कभी कभी मुझे फीलिंग आती है कि इससे अच्छा तो मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होता। सही बात, सही बात। पहले क्या मन में था? पहले क्या नहीं, पहले जैसे इन्होंने जैसे एक इमेज बनी होती है सरकारी नौकरी की, सरकारी नौकरी है मतलब कुछ काम नहीं होगा, मौज की ज़िंदगी होगी, मौज की लाइफ स्टाइल होगी। हाँ, अभी हमारा बिहार का समाज में जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो 60 प्लस वाले हैं, उनके अंदर अभी भी बहुत लोगों के अंदर है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करेगा तो मज़ा रहेगा, और ऐसे धारणा बन चुकी है पहले। लेकिन आप अब नई जनरेशन से बात कीजिएगा सरकारी नौकरी क्या है नहीं है। अभी हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो टीचर भी हैं, उन लोगों का भी कंडीशन काफ़ी ख़राबी है। अभी इलेक्शन ड्यूटी, अभी जनगणना, कभी बहुत सारा। बिल्कुल, टीचर लोगों पर ये बड़ा दबाव रहता है, और बिहार में शिक्षकों की कमी नहीं है। शिक्षा पे बात हो सकती है कि शिक्षा किस स्तर की हो रही है, उसको लेकर कितना काम हुआ है, डेवलपमेंट हुआ, उस पर बात हो सकती है, पर शिक्षक ढेर सारे हैं और शिक्षकों के ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी रहती है। ये कहानी खैर सिर्फ बिहार की नहीं है, सभी जगह के शिक्षक परेशान रहते हैं। और हम भी पूछते रहते हैं अक्सर कि भाई शिक्षक अगर बाकी सारे काम करता रहेगा, इलेक्शन से लेकर मतगणना से लेकर, तो वो पढ़ाएगा कब? ये एक बड़ा सवाल रहता है। कोई शिक्षक है क्या हमारे बीच यहाँ पर? हैं, आप हैं? अच्छा, मैं भी, मेरा नाम अमित है। क्या करते हैं आप? मैं ये पटना में पढ़ाते हैं, मैं लोकल बच्चों की जिम्मेदारी ले चुका हूँ। यहाँ पर वारिस नगर में, बगल में वारिस नगर जी। किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं 12 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। हाँ, 12 तक के। बिहार में एजुकेशन की बड़ी बात होती है, क्योंकि वो भी शिक्षक हैं, आप भी हैं, तो आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि शिक्षा का जो स्तर है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है बिहार में? कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, इसके पीछे एक कारण को बताना पॉसिबल सही नहीं होगा। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो क्या होता है, जो सबसे शिक्षा का सबसे कमज़ोर स्तर, सबसे मजबूत जो होना चाहिए वो प्राइमरी स्कूल में होना चाहिए, और वहाँ के टीचर को सबसे ज़्यादा पढ़ाने के अलावा सारे कामों की जिम्मेदारी दे दी जाती है। अभी आपको मिड डे मील करना है, अभी आपको जाके देखना है जो ये जनगणना है, कितने लोग हैं,
क्या कभी ये काम दे दिया, कभी इलेक्शन ड्यूटी दे दिया, सारे काम दे दिए। और एक बार जब बच्चे का वो एज पास हो जाता है, जब उसकी मेंटेलिटी उस पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं रहती है, फिर वो आगे जाता है। तो जैसे हम लोगों के पास, हम लोग कोचिंग पढ़ाते, हम लोग को कोचिंग नहीं चलना चाहिए था। जितना टीचर है, जितना टीचरों की बहाली हुई अभी, हम लोग का कोचिंग नहीं चलना चाहिए था। लेकिन किसी न किसी कारण से वो टीचर या तो पढ़ा नहीं पाते हैं, या जिनकी बहाली हुई है कहीं ना कहीं वो अक्षम होते हैं, तो जिनके कारण हमारे पास बच्चे आते हैं। और हमने कितने बच्चों को कहा, अरे तुम्हारे स्कूल में तो अच्छे टीचर आए हैं, मेरा नहीं हो पाया, उनका हो गया है, क्योंकि मेरा 2 नंबर से मिस हो गया। तो मैंने कहा मेरा नहीं हुआ, तुम्हारा मेरे से तो ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर है। तो कुछ बच्चे कहते हैं जो टीचर जो आए हैं वो क्वालिफाइड नहीं है, और कुछ कहते हैं आए हैं उनको समय नहीं मिल पाता, या कि किसी न किसी काम में, आज कभी ब्लॉक में है तो कभी पंचायत में है तो कभी ट्रेनिंग लेने गए हैं तो कभी कुछ में बिजी हैं, तो किसी न किसी कारण से उनकी पढ़ाई बाधित होती है। और जिसकी जिम्मेवारी कोर्स कंप्लीट कराने की या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, हम कोचिंग संचालकों पर आ जाती है, और हमारी आय का भी यही साधन होता है। बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। अच्छा, बिहार के बाहर कौन कौन रहता है आप लोगों में? आप रहते हो, आप कहाँ से आए हो? मैं बड़ौदा से आया हूँ, और मैं बचपन से ही वडोदरा में रहा हूँ। मेरे नाना नानी वहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो मेरा सारा स्कूलिंग, एजुकेशन, इंजीनियरिंग सब वही हुआ, जॉब भी वहीं कर रहा हूँ। हमेशा गर्मी छुट्टी में यहाँ आता था, और मेरे सारे दोस्त, भाई, कजिन सब यहीं रहते थे। और मैं समस्तीपुर टाउन में रहता था, लेकिन हमेशा इंतज़ार में रहता था कि कब गोही जाने मिलेगा और कब इन लोग के साथ खेलने मिलेगा। और आज भी छठ ही ऐसा पर्व है जहाँ पे सब कहीं भी रहते हैं, वो अपने गांव वापस आते हैं, और वो कहते हैं ना, खुशबू अपने मिट्टी की। तो हम भी वही ओकेजन का वेट करते हैं कि छठ आए, अब सबसे मिलना वही टाइम पे हो जाता है, सब यहीं आते हैं। छठ मतलब ये एक अच्छा मौका रहता है कि सबसे बचपन के दोस्तों से, बचपन में जो आपके गार्जियन रहे होंगे या आस पड़ोस के, उनसे सबसे मिलना हो जाता है। सहेलियाँ भी मिलती बचपन वाली? नहीं, सहेलिया के नाम पे सिर्फ बहनें थी यहाँ पे, और तो नहीं थी कोई। सही बोल रहे हैं? क्या ऐसा झूठ मत बोलिए। नहीं, यही है। कैमरे पे ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हैं? सहेलियाँ तो रही होंगी इनकी। ये है कि पूरा गांव में हर एक लड़की बहन है। आप गांव में कहीं भी चले जाइए, बहन के लिए हम लोग भाई हैं, और हम लोगों के लिए बहन है। कहीं भी दिख जाएगी तो बहन ही है। तो ये एक है कि यहाँ पे आपको सहेलियाँ नहीं दिखेगी। सहेलिया के लिए फिर बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं है, इतने सीधे भी नहीं बिहार के लड़के, इतना गाना सुनते हैं। शहर में चले जाइए, गांव में ऐसा सीन नहीं, गांव में ऐसा सीन नहीं। गांव की बात नहीं होता है, मोस्टली गांव में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है, जो भी लड़की है वो सिस्टर ही है। गांव में ऐसा कल्चर ही नहीं है। करते पकड़ गए खानदान की इज्जत चली जाएगी, डर इस बात की भी है। इसलिए संस्कार पहले है। इसलिए आप शहर में चले जाइए, देखने को मिलेगा, गाँव में नहीं मिलेगा। सारी लड़कियाँ बहन की नज़र से देखते हैं, वो भी भाई की नज़र से देखती। ये रीजन। ठीक है, अब ये बात कैमरे पे लोग बोल रहे हैं, मान ले रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आप भी बाहर से आए हैं? जी, मैं भी बाहर से आया। क्या करते हैं आप? मैं अभी रेलवे में हूँ। रेलवे में? जी। रेलगाड़ी चलाते हैं क्या? नहीं, मैं ऑफिस का काम करता हूँ। मन में आता ना, कोई पता एयरफोर्स में तो लगता है जहाज ही उड़ाता होगा, है कि रेलवे में तो रेलगाड़ी चलाते होंगे। तो जैसे आप कहाँ रहते हैं? चेन्नई में। तो जैसे आप गुजरात में रहते हो, आप चेन्नई में रहते हो, जब अपने गाँव आते हो, बिहार आते हो, तो कैसा महसूस होता है आपको? क्या कुछ चेंज नज़र आता है साल दर साल, जब कंपेयर करते हो चेन्नई और बड़ौदा जैसे शहरों को बिहार के शहरों से? कंपैरिजन अगर देखा जाए तो हर साल तो चेंज आता ही है। हाँ, लेकिन काफ़ी पहले की अपेक्षा काफ़ी अब लाइट भी रहती है। अब गांव में अब तो जोमेटो की डिलीवरी भी होने लगी है। तो ये सब चेंज ही है। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज है। अब बाकी अगर आप बाहर रह रहे हैं, अब वर्क फ्रॉम होम ऐसा कल्चर हो गया, लाइट इतनी अच्छी हो गई है। जो कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है या कोई है, वो वर्क फ्रॉम होम भी अब यहाँ से कर रहे हैं। सारी सुख सुविधाएँ अब गाँव में मौजूद हैं, तो अच्छा ही है। आपका क्या पक्ष है? एकदम सही में। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ, मेरे दिमाग में अभी भी जो मैं गोही आज से 10, 15, 20 साल पहले आता था कि हम लोग का घर जो पुराना आप टिपिकल गांव वाला इमेजिन करते हैं वैसा रहता था। आज अब सबका घर देखिए, सबका पक्का वाला घर हो गया है। तो वो चेंज हुआ है। सही बोल रहे हैं, वाईफाई हर एक घर में है, जिसको यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करना है वो सुविधा है। मैं हमेशा सोचता था कि गाँव यानी वो खरंजा वाला रोड होगा, वो सब बदल गया है यहाँ पे। तो चेंजेस तो काफ़ी सारे आए हैं, और जो ज़्यादा टाइम के बाद आते हैं उनको वो विजिबल चेंजेस दिखेंगे, ज़्यादा दिखेंगे। और जो साल दर साल यहाँ रहते हैं उनको वो ग्रेजुअल धीरे धीरे दिखेगा। तो ये बात तो सही है। जैसे आप गुजरात में रहते हो, तो गुजरात का एक बड़ा बात होती है भाई कि बिहार का बहुत सारा व्यक्ति वो जाता है गुजरात में काम करने के लिए, और उसको जाने को बोलते हैं पलायन। और ये एक बड़ा मुद्दा रहता है चुनाव में। आप लोग इसको कैसे देखते हो, इस पलायन को, इस मुद्दे को? बात तो जी बिल्कुल सही है। अभी एक छोटा सा ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मेरे सर मेरे को बोल रहे थे कि अभी आने से पहले इतना बड़ा रेलवे लाइन पे स्टेशन पे यहाँ आने के लिए सबका लाइन था, तो तुम मुझे नहीं दिखे। तो ये बात तो है, पलायन वहाँ पे बिल्कुल है। और सब अच्छे
अच्छे प्रोस्पेक्ट के लिए ही वहाँ जाते हैं। और वहाँ पे चाहे आप लेबर क्लास में ले लीजिए, चाहे आप कॉरपोरेट क्लास में ले लीजिए, डेवलपमेंट क्योंकि वहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे उतना हो नहीं पाया है। सब चाहते हैं यहाँ रहना, सब बहुत लोग चाहते हैं अपने होम टाउन में रहना, लेकिन यहाँ पे नहीं है वो। छठ में ही क्यों आना पड़े, क्यों ना यहीं रहा जाए। हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अगर यहाँ पर, तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, किसको जिम्मेदार, और कौन कौन बाहर से आया है आप लोगों में? क्या नाम है आपका? अनुपम। क्या करते हो अनुपम आप? मैं अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हूँ और टीचर भी हूँ बैंगलोर में। अच्छा, हाँ। बैंगलोर तो मौसम बड़ा अच्छा रहता है मैंने सुना है। मौसम भी अच्छा होता है, आदमी भी अच्छे होते हैं, बस आपको उसके साथ रहना अच्छा, क्योंकि हर जगह इंसान वही होता है, नेचर अलग अलग होते हैं। बैंगलोर एक तरफ है, एक तरफ समस्तीपुर है, क्या देखते हैं आप? बैंगलोर और समस्तीपुर में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे तो हैं ही, बिहार में ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनमें सिविक सेंस ज़रूर है कि अगर हम कार से चल रहे हैं तो पीक बाहर ना फेंके, कचरा बाहर ना फेंके, इसीलिए वो साफ़ हो रहा है, यहाँ गंदा हो रहा है। ये चीज़ मुझे वहाँ भी जाके सीखने को मिली कि आप पेशाब रोड पे नहीं करोगे, आपको टॉयलेट खोजनी है, वहाँ करोगे। रोड तो वहाँ भी है, यहाँ अगर आप समस्तीपुर में जाओगे तो धूल दिखेगी रोड पे, जो कि बहुत बड़ी, मुझे लगता है यहाँ के जो लोकल भी म्यूनसिपल है उनकी सबसे बड़ी क्षमता कह सकते हैं हम कि वो डिजेबिलिटी है हमारे लिए, कि हमारी डिजेबल बॉडी है जो साफ़ सफाई नहीं कर सकती है। क्योंकि मान लो आप और दिन नहीं कर रहे हैं, दिवाली में जो बाहर से आ रहे हैं वो कम से कम अपने आप को ऐसा दिखा तो सके, जो हमेशा साफ़ रोडों पे फ़ोटो खींचते हैं वो तो कम से कम यहाँ भी साफ़ रोड देखे। तो वो देखने को हमें कभी साफ़ रोड नहीं मिलता, कभी पीक दान, कभी भी रोड पे देखो आप क्या गुटखा का थूक दिखता है। गुटखा तो वहाँ भी खाते हैं, मैंने गुटखा खाते लोग वहाँ भी देखा है, लेकिन जगह देख के थूकते हैं। ये तो हो गया पब्लिक मैनर्स वाली बात। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो पलायन की बात कर रहा था, इंडस्ट्री की बात एक बात हो गई कि जहाँ काम है वहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगी ना। समस्तीपुर में हमारे, मुझे भी याद है, बहुत छोटे थे चीनी मिल हुआ करती थी, जिसके मैनेजर के यहाँ मेरे मामा जी काम करते थे ड्राइवर के रूप में। बाद में पढ़े लिखे, अभी तो वो संस्कृत के प्रोफेसर है, लेकिन वो चीनी मिल का मैनेजर रहता था। आज चीनी मिल ही नहीं है, जूट मिल ही नहीं है, पेपर मिल ही नहीं है, सब बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? यहाँ भी तो क्या एक आईटी का यहाँ पे खुल नहीं सकता है क्या? पटना में नहीं खुल सकता है? खुल तो सकता है ना। ये किसकी प्रॉब्लम है? सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। वो इतनी कंपनी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि वो सिक्योर हो कि हाँ बिहार में हम जाए तो हम सिक्योर रहेंगे, क्योंकि बिहार में तो उन्हें सस्ता, हम तो जहाँ 40,000 में बैंगलोर में करना चाहेंगे या 1 लाख में करना जो काम कर चाहेंगे, हम तो यहाँ 80,000 70,000 में भी करने के लिए राजी रहेंगे ना। क्यों नहीं करना चाह रहे? ये तो सबसे बड़ा हमारी सरकार की सबसे बड़ा डिजेबल्ड है इस मामले में कि हमें काम मिलता ही नहीं है यहाँ। क्यों? मुझे शौक़ नहीं है मैं अपने घर पे रहूँ हमेशा, छठ में ही घर क्यों जाऊँ, हमेशा क्यों नहीं रहूँ? कैसे आए आप? मैं बाई कार आया, क्योंकि गडकरी जी ने अच्छा तो कर दिया। फ़्लाइट में जो भी हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं उनको तो इतना समझना चाहिए कि बिहार में जो भी बिहार से बाहर जा रहे हैं वो कमा के घर जा रहे हैं। तो घर जाने में वो मैं पिछले 3 महीने से चेक कर रहा हूँ, 12,000 से कभी फ़्लाइट कम हुई ही नहीं। मेरी स्विफ्ट तो उससे कम माइलेज में आ गई। तो गडकरी जी भले कितने भी बुरे हैं, इस मामले में तो अच्छे थे कि रोड से आ गए और आराम से आ गए। फ्लाइट का टिकट इतना महंगा था कि नहीं आ पाए। तो आप कह रहे हैं गडकरी जी तो ठीक रोड बनवा दिए हैं, मगर जो एविएशन मिनिस्टर हैं उनसे आपका सवाल है कि टिकट इतनी महंगी क्यों है? हाँ, टिकट आप अगर आपको लगता है बिहार में ज़्यादा लोग आएंगे तो टिकट सस्ती कैसे हो सकती है? सीट ज़्यादा होगी, फ़्लाइट ज़्यादा होगी। आप 3 एयरपोर्ट तो खोल दिए, फ़्लाइट कहाँ है? 3 एयरपोर्ट, दरभंगा आपका खुला हुआ, मैं जब गया था उससे पहले खुल गया बैंगलोर, लेकिन आज तक उस पर डायरेक्ट फ़्लाइट ज़्यादा है क्यों नहीं चल रही है? लोग तो आ रहे हैं ना। लोग तो आपको ट्रेन से ज़्यादा मुझे लग रहा है फ़्लाइट से आ जाएंगे, अगर आज भी वही रेट रहे, सही रेट रहे। आप इसे ही बोला जाता है आपदा में अवसर, जिसका फ़ायदा सब फ्लाइट्स वाले और एविएशन वाले उठाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? इसी गाँव के। आप गांव के रहते हैं? जैसे आप गांव में रहते क्या करते हैं? मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। लास्ट ईयर मई में मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था परमानेंटली। और पहले कहाँ रहते थे आप? मैं दिल्ली में रहता था, लगभग 10 साल में दिल्ली में रहा हूँ। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे फ़िलहाल अभी ये है कि अभी जैसे सब कुछ अच्छा लग रहा है, गांव में सारे दोस्त लोग आए हुए हैं, फुल हैंग आउट हो रहा है, मज़ा आ रहा है। अगले 1-2 दिन में गांव खाली हो जाएगा। ये मैं एक बहुत बड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी ये लोग जो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, सब यहाँ से चले जाएंगे और फिर गांव पूरे साल के लिए कह लो कि आप पूरा सूना हो जाएगा। और फिर वेट करना है कि कब फिर अगला छठ आएगा, कब ये लोग फिर वापस आएंगे। मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी जब बाहर में रहता था तो इंतज़ार करता रहता था कब छठ आएगा, कब फिर टिकट के लिए मारामारी होगी, कब फिर गाँव आएंगे। तो यही है। बिल्कुल, मतलब
इन्होंने बड़े सामान्य तरीके से बात बोल दी, मगर बड़ी इमोशनल बात है कि दोस्त भी किस कदर बिछड़ते हैं कि सारा नौजवान मुझे लगता है गांव का ज़्यादातर तो बाहर ही रहता होगा नौकरी के सिलसिले में ज़्यादातर, और फिर जो लोग मान लीजिए जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या जो गांव में रहते होंगे वो अपने दोस्तों को साल भर इंतज़ार करते होंगे हैं कि लौटेंगे तो मिलेंगे हैं। शहर जवान हो रहा है और गांव बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है ना। शहर जवान हो रहा है, वो भी अपना शहर जवान हो तो समझ में भी आता है, दूसरा शहर जवान हो रहा है, हमारा गांव बूढ़ा हो रहा है। इतनी मारक बात बोली इन्होंने है कि 1-2 दिन के अंदर आप देखोगे कि गांव से यूथ डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर वही चीज़ें, मतलब आपको वही एक सर्टेन एज के लोग मिलेंगे और फिर वही लंबा इंतज़ार, यही है। नहीं होगी वहाँ डेवलपमेंट की बात कैसे होगी? मतलब यूथ टिके उसके लिए प्रयास हो रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं इसी गांव का हूँ। यहीं कि बाहर रहते हैं? नहीं, मैं पटना में रहता हूँ। पटना में रहते हैं। पटना में क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं? जी, मैं पटना में ही पोस्टेड हूँ। मैं गुरु गोविंद सिंह सदर हॉस्पिटल में मैं पोस्टेड हूँ एज ए पीडियाट्रिशियन। जी, सरकारी अस्पताल है? जी, सरकारी अस्पताल है। कैसी व्यवस्था है? आप बोलेंगे अच्छी हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं कल DMCH होके आया, बहुत बुरा हाल था भाई साहब। मतलब ऐसा लग रहा था कि 18वीं सदी की किसी अस्पताल में दाखिल हुआ हूँ मैं। अंदर आप समझिए कि जांचों के लिए, ज़्यादातर जांचों के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। दवाइयों के लिए अगर 5 दवा लिखी है तो 2 अस्पताल में लेके 3 आपको बाहर लेनी है। ये खेल, मतलब ये गरीब व्यक्ति, बस सरकारी अस्पताल कौन आता है बताइए? आप तो वहाँ पर डॉक्टर हैं, गरीब व्यक्ति आता है तो उसको बाहर से खरीदने पर क्यों मजबूर किया जाता है? मजबूर डॉक्टर नहीं करता है, मजबूर करती है वहाँ की व्यवस्था। जो वहाँ आपको ये सवाल पूछना चाहिए वहाँ के सुपरिटेंडेंट से, आपको पूछना चाहिए यह सवाल हेल्थ मिनिस्टर से कि वहाँ पे हमारा जो, मतलब जो किसी डिजीज़ के लिए जो दवाई प्रिस्क्राइब्ड है हम तो वही प्रिस्क्राइब करेंगे। ये सरकार का काम है कि उस दवा को वहाँ पे अवेलेबल कराना, ठीक है। इसी को मुझे, मैंने मेडिकल स्टोर में जाकर पूछा, जो बांट रहे दवा, हमको देखते उन्होंने बंद कर लिया, तो मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 300 दवाओं की लिस्ट है, उसी को हम प्रोवाइड करा पाएंगे, उसके अलावा डॉक्टर लिख देते हैं। वो ये कह रहे हैं। नहीं, ये हमारे साथ भी मजबूरी है। वहाँ पे क्या है, ये गाइडलाइन आता है कि आपको इन्हीं में से प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है। बट है कि वो, अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक एंटीबायोटिक है, हम जान रहे हैं कि हम किसी पेशेंट को अगर दे रहे हैं मगर उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, हम उसको देंगे मगर वो पेशेंट पे काम नहीं करेगा। बट है कि हमारी मजबूरी है कि हमको वही लिखना है, ठीक है। ये जो 300 की लिस्ट पढ़नी चाहिए ना फिर, तो मुझे लगता है दवाइयों की जो लिस्ट है ऑब्वियसली बननी होनी चाहिए। मतलब ये तो चेंज, ये क्या रिवाइज होती है कि ये 1 साल 5-2 साल के लिए? 1 साल से पोस्टेड हूँ मैं। उससे पहले मैं मेडिकल कॉलेज में था, ठीक है। मैं PMCH से मैंने अपना MBBS किया है और NMCH वहीं पटना में, वहाँ से मैंने MD किया है। फिर उसके बाद मैं बॉन्ड पोस्टिंग है यहाँ पे बिहार में 3 साल की, ठीक है। कि आपको पोस्ट PG आपने बिहार से अपने शिक्षा ली है तो फिर आपको 3 साल बॉन्डेड लेबर की तरह काम करना है आपको 3 साल, ठीक है। मजबूरी में कर रहे हैं क्या यहाँ पर? बाहर निकलेंगे उसके बाद? नहीं, मजबूरी में नहीं कर रहे हैं। मजबूरी में नहीं कर रहे। बॉन्ड और लेबर जो दर्द निकल के इनका आया तो मुझे लगा। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, ये है ना कि हर राज्य में ये व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है। कि आपको है कि मतलब एक बार आप वहाँ से आप शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ के समाज को सर्व करना है। बट क्या है कि हर जगह क्या है कि आपको जो ड्यूरेशन है वो कम है। जैसे MP में 1 साल का ड्यूरेशन है, महाराष्ट्र में 2 साल का ड्यूरेशन है, बिहार में वो 3 साल है, ठीक है। तो अभी हमने कुछ प्रोटेस्ट किया तो इसको रिवाइज करके 2 साल किया गया है, ठीक है। और उसमें बॉन्ड जो अमाउंट है वो भी है, ठीक है। उतना अमाउंट आपको पे करके निकलना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हायर एजुकेशन हो गया, ठीक है, जिसकी सुविधा बिहार में नहीं है, ठीक है। जैसे आप आगे DM की पढ़ाई होती है, ठीक है, तो उसकी सुविधा बिहार में नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो उसके लिए हमें कि नहीं, हमें 3 साल पहले यहाँ करना है, उसके बाद ही हम कहीं जाके और उच्च शिक्षा लेके आ सकते हैं। ये चीज़ की दिक्कत है। ये चीज़ बताइए, जैसे हम DMCH गए तो हमको पहले ही, मतलब मैं पहुंचा हूँ गाड़ी लेकर, एक आदमी आया कि भैया संभल के जाइएगा अंदर। ये डॉक्टरों को इतना खौफ क्यों रहता है? PMCH तो लोग कहते जाइएगा ही मत, वहाँ गए तो पिटना तय है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि मुझे जो डॉक्टर DMCH मिले उन्होंने बड़े सलीके से बात की, कोई उन्होंने बदतमीजी नहीं की। उन्होंने, हालांकि भाई जाहिर सी बात है कि सरकारी नौकरी में है तो उनकी बंदिशें हैं, वो बहुत खुल के नहीं बोल सकते क्योंकि नौकरी दांव पर है। नौकरियों की वैसे भी देश में कितनी कमी है आपको पता ही है। क्या कह रहे थे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मतलब ये गलत परसेप्शन डेवलप हो गया है, ठीक है। कि आप पता नहीं किस रेफरेंस में आप बात कर रहे थे कि मतलब एक पत्रकार गए थे, फिर आप पता नहीं उस रेफरेंस में बात। अभी वो नेता बन गए हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। बने नहीं हैं। नेता तो बन ही गए हैं, अब विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे ये बात की बात है, जनता तय करेगी। जी नहीं, मैं उनके रेफरेंस से बात, मुझसे मतलब लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि भैया अपने सुरक्षा ख्याल रखिएगा। हालांकि मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं। मेरे से मिले हैं, आपको कोई ऐसा थ्रेट लग रहा है कि मेरे को मेरे से बात करके आपको ये बताइए? हो सकता है भाई बगल में सारे डॉक्टर होते तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। बन गया है, ठीक है। मतलब हम हैं वहाँ पे बैठे, हम आपके लिए ही बैठे हैं,
ठीक है। अभी मतलब हम बहुत मुश्किल से हम ये छुट्टी अरेंज करके यहाँ पे हम आए हैं छठ में, मतलब मेरे बदले कोई मुस्लिम डॉक्टर वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग मतलब मैनेज करके काम करते हैं आपस में, ठीक है। कि मेरी ड्यूटी है, अभी मेरे को अपने गाँव जाना है छठ में, तो उनका कोई त्यौहार होगा तो हम लोग ऐसा नहीं, वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई रहता है, ठीक है। और हम आपके वहाँ पर सेवा के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। बट है कि अगर आप सामने से अगर आके फिर आप बदतमीजी शुरू कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ, जैसे आपने बताया दवाई की बात बताई कि आपने बाहर का लिख दिया, आपने ये कर दिया, वो हमारी मजबूरी है, ठीक है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम वो तुमको देंगे, उससे तुम्हारा कोई भला नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ को आके ये यहाँ पे क्यों नहीं अवेलेबल है, ऐसे ठीक कैसे होगा? मतलब ये भी जानना चाहता हूँ। आप लोग डॉक्टर्स की तो यूनियन भी होती है, आप लोग जब चाहे प्रोटेस्ट भी कर देते हैं, कोई बवाल हुआ तुरंत प्रोटेस्ट। इन चीज़ों में कभी क्यों डॉक्टर्स नहीं आगे आते कि भाई ये जो लिस्ट है 300 दवाइयों की, इसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे, या अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़राब है डॉक्टर्स, इसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे? के लिए हमेशा प्रोटेस्ट होता है कि भाई यहाँ पे हमारे ये सुविधा बढ़ाया जाए, और धीरे धीरे वो होता ही है, ठीक है। जो चेंज हो रहा है वो बहुत स्लो है। बाकी स्टेट में आप जाइएगा, वहाँ पे जो चेंज है वो बहुत ही फास्ट हो रहा है। जैसे आप बगल में वेस्ट बंगाल में चले जाइए, वहाँ पे जितनी दवाइयाँ हैं सब कुछ अवेलेबल है। सूचर बहुत महंगा आता है, जिससे सूचरिंग होती है सर्जरी के बाद, वो सारा सूचर वहाँ पे अवेलेबल है। हमारे यहाँ वो जो हमारे अस्पताल में वो चीज़ अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है। ये चीज़ का इशू इसमें मतलब है कि सरकार को देखना चाहिए कि मतलब किसको कैसे इसको ठीक किया जाए, ठीक है। जो प्रोग्रेस रेट है वो स्लो है। बिल्कुल, तो ये प्रोग्रेस रेट कैसे बढ़ेगा ये बिहार की जनता तय करेगी। और जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे मंगल पांडे बिहार के, वो भी तय करेंगे। DMCH में उन्होंने कितना तय किया वो हमने दिखाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सुमन हुआ। कहाँ से हैं गौरव जी आप? मैं इसी गांव से हूं, लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूं, और मुझे NRB के कैटेगरी में आप रख सकते हैं, नॉन रेजिडेंट बिहारी। क्योंकि हम लोग सब साथ खेले कूदे बढ़े हैं सब कुछ, लेकिन अब ऐसा हालात हो चुका है कि हम लोग सब अपने घर छोड़ के, घर से मतलब बिहार से ही बाहर रह रहे हैं। पिछले 11 सालों में दिल्ली, हैदराबाद 5 साल रहा मैं, पुणे रहा मैं, अभी फ़िलहाल झारखंड में पोस्टेड हूँ मैं। और उसके बाद सबसे पक्का दोस्त कौन है आपका इनमें से, किससे मिले? ये हमारे परम मित्र हैं, उनके बगल में ये तीनों हम हैं। लेकिन अभी चुनावी माहौल है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कल हो कि मैं किसी भी तरह का यहाँ वार्ड मेंबर के इलेक्शन में खड़ा रहूँगा ना, प्लान इस कदर हावी है कि ये तीनों दोस्त मेरे नहीं आएंगे वोट देने के लिए। ये गारंटेड है। हाँ, क्योंकि कोई नहीं कर सकता है ना। सरकार यहाँ पे मतलब कंपनीज़ के बारे में कुछ है ही नहीं, सोच ही नहीं है। एक ले दे के यहाँ पे TCS कंपनी है जो पटना में है, इसके अलावा कोई भी कॉर्पोरेट में आप कहीं भी आप छानबीन लीजिए, आपको पटना बिहार में ही कहीं नहीं मिलेगा। बाकी आप अदर स्टेट्स में देखिए कितने कंपनीज़ है, और खोलने वाले कौन है। आप अगर सर्वे करेंगे देखेंगे, जितने भी हैं छोटे मोटे कंपनी, IT कंपनी है ना, वो सब के सब जो CEO और MD बैठे हुए हैं वो बिहार के हैं। बेंगलोर से लेके आप कहीं भी आप देख लीजिए, लेकिन वो बिहार में वो है नहीं। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि बिहार में काबिलियत की ज़रा भी कमी नहीं है, बुद्धिजीवियों की ज़रा भी कमी नहीं है। कहीं बैठ के बात कर लीजिए, खूब ज्ञान सुनने को मिलता है। मगर ये यहाँ की धरती पर झलकता क्यों नहीं? ये जो सारा ब्रेन है वो ड्रेन क्यों बाहर क्यों जा रहा है? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो सरकार जो है यहाँ पे इसके बारे में सोचती ही नहीं है। सरकार नहीं चाहती है, सरकार को बस हमें लीवर बनाना है। आप लोग मजबूर क्यों नहीं कर रहे सरकारों को? ये मैं जानना चाहता हूँ कि बिहारियों में तो यही वो बिहार है जहाँ से क्रांति, संपूर्ण क्रांति का ऐलान हुआ था। जाने कितने बड़े बड़े आंदोलन, बिहार देश को दिशा हमेशा दिखाता आया है, पर खुद के राज्य को दिशा क्यों नहीं दिखा पाता? मैं ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि जो भी अभी हम जो यूथ हैं, ठीक है, अब एक ऐसा समय आ गया है, बहुत सोचते हैं करते हैं, लेकिन वैसा मिल नहीं पाता है सपोर्ट हम लोगों को। अगर मैंने बोला ना कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई यहाँ पे कोई एक ऐसा नेता आया जो बोल दे कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपको हम कंपनी बिठा के देंगे, सब कुछ करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि सबका पहले ही माइंडसेट हो गया है कि हमें तो यहाँ कुछ होने वाला है नहीं, हमें तो बाहर जाके ही काम करना है। तो सरकार इसको नियति मान लिया है, मान लिया कि यही होना है, कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल कर लिया। हाँ, नहीं होगा। अब सरकार इसके बारे में सोचे अच्छे तरीके से, तब जाके कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अब भगवान भरोसे। मगर भैया बड़ा गंभीर आरोप लगाया है उन्होंने। आप दो दोस्तों पर, बेस्ट फ्रेंड पे अपने दोस्त आरोप लगाया है कि ये लोग वोट देने नहीं आएगा, चुनाव लड़ा। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे भी मेरे को नहीं लगता कि ये खड़ा होगा। मान लो मैं खड़ा हो गया इलेक्शन में, ठीक है, मैं प्रस्तावक बनूंगा तुम्हारा। अगर मैं गांव में रहा, अगर मैं गांव में रहा, है ना, तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा भाई को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जिस तरह अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है ना, यहाँ पे पढ़ाई के लिए गांव छोड़ना पड़ता है। आप जॉब तो नेक्स्ट लेवल हो गया, पढ़ाई के लिए जॉब छोड़ना पड़ता है, गांव छोड़ना पड़ता है। मैं पटना से ग्रेजुएशन किया, अगर यहाँ पे कोई वैसा कॉलेज होता अगर लोकल में, तो मैं यहीं से पढ़ लेता, लेकिन पटना जाना पड़ा। फिर उसका माइंडसेट वैसा बनता गया, फिर मैं दिल्ली गया जॉब की तलाश में, और उसी को मैं अपना नियति मान के बैठा। अभी संजोग है कि मैं वर्क फ्रॉम होम लेके गाँव में हूँ, आगे कोई नहीं देखने। हो सकता है कि मैं जब स्विच करूँ तो मेरे को यहाँ से फिर निकलना पड़ जाए,
अभी मेरा जॉब प्रोफाइल उस तरह का है कि मैं गांव में हूँ, सब सही चल रहा है। अगर मैं आगे अपनी ग्रोथ की सोचूंगा तो फिर मेरे को गांव छोड़ना पड़ेगा। ये एक संजोग है बस। बिहार में बिल्कुल जी, अगर आपका बच्चा बाहर नहीं गया तो सक्सेसफुल नहीं है। ये डिफ़ॉल्ट मोड है कि जिसका बच्चा बाहर नहीं गया वो सक्सेसफुल नहीं है। दो आ गई बातें निकल के, एक तो सरकारी नौकरी वाली कि वो हासिल करना है, और दूसरा सफलता का मानक ये कि बाहर निकलना है। सरकारी नौकरी के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, आप बता दीजिए। मतलब अगर हमें यहाँ पे कुछ करना है तो इतना बढ़िया, आप बोलो कुर्सी लेके बैठो ना, अकेले क्यों खड़े अलग से? इधर आ जाओ, आपको मैं अपनी कुर्सी देता हूँ, इधर आइए, इधर आइए। अरे बिल्कुल सेंटर आइए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं आपको। आप इधर आइए, आपको मैं अपनी कुर्सी देता हूँ, ये बैठिए। अब आप हैं इस पूरी सभा के स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं। तैयार हैं आप लोग उनको स्पीकर? आप उनको वोट नहीं देंगे, उनको स्पीकर बना देंगे ना? हाँ बताइए दोस्त। तो प्रॉब्लम ये है ना कि अगर हम बाहर जाएंगे तभी हम सक्सेसफुल हैं। गांव में रह के सक्सेसफुल, अगर किसी का बच्चा अगर 12वीं के बाद गांव में रह गया तो उसका बेटा बिगड़ गया है। अरे गांव में ही क्यों रह गया? वो डॉक्टर, उनसे जो आप पूछे 300 दवा वाली, उसके आंसर मेरे पास है। सबसे बड़ा है, आप सारे चीज़ पे सब्सिडी है, अडानी अंबानी की चीज़ों पे सब्सिडी है, तो दवा प्राइवेट दवाई ही है, उसको सरकारी हॉस्पिटल में सब्सिडाइज करके क्यों नहीं बेचा जा सकता? कम दवा तो नहीं बिकेगी। अगर वो दवा 20 पैसे में बनती है और उस दवा की दाम 5 रुपये है, तो आप 1 रुपये में बेचोगे तो प्रॉफिट तो है ना आपको। और कितनी सारी योजनाएं चलती हैं इसको लेकर, मैं देखता हूँ कि दवाइयाँ एकदम कम पैसे में मिले। अब मुझे मजदूर मिले, आप समझिए कि उनकी दिन की दिहाड़ी 400 रुपये और 1200 रुपये की दवाइयाँ लेके आ रहे हैं बेचारे हैं। हरियाणा से एक मजदूर लौट के आया DMCH अपनी माता का इलाज कराने के लिए, उसकी पूरी कमाई खर्च हो रही है। मतलब 1200 रुपये डेली उसके खर्च हो रहे हैं दवाइयों। मतलब मुझे सुन के इतनी पीड़ा हुई कि कैसे, मतलब कौन लोग हैं जो गरीबों को चूस रहे हैं। मतलब चलिए ठीक है, कोई आपको अपॉर्चुनिटी ठीक है, कोई आपको मिल जाए, बड़े प्राइवेट अस्पताल वाले वो करते हैं, मगर वहाँ सक्षम लोग जाते हैं। आप लोग कहाँ से हैं भाई? इधर वाले लेफ्ट आउट हो गए। मैं इस तरह बात करूँगा, है ना, वरना लोग कहेंगे देखिए इधर वालों को ज़्यादा मौका दिया, इधर वालों से बात ही नहीं की। कहाँ से आए? मैं गोही से हूँ। क्या राइट विंग वाले लोग हैं ना? ऐसा मत बोलो भैया, ऐसे राइट तो इस तरफ हुआ ना यार। अच्छा, आप उधर से देख रहे हो? कैमरामैन के नज़रिए से देख रहे हैं क्या? ये कैमरामैन के नज़रिए से देख रहे हैं। राइट वाले हैं क्या आप लोग? हाँ, हम लोग राइट वाले हैं। यार सही में राइट वाले निकले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्ति झा है। क्या करते हैं शक्ति? मैं बाई प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं लगभग 11-12 साल बाहर रहा हूँ, दिल्ली NCR में रहा हूँ, और कहीं पुणे में भी रहा हूँ, कहीं कहीं जॉब किया है। लास्ट मैंने बॉश में जब था, मैं 1.5 साल पहले, तो मैंने जॉब क्विट किया। मैं, मेरी वाइफ, हम दोनों इंजीनियर हैं। हम दोनों ने जॉब छोड़ दिया एकदम से, और हम लोग घर आ गए, गाँव आ गए। हमने एक प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म बनाया है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं लास्ट के 1.5 साल। क्या काम करते हैं? हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम है। अच्छा जी, हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम है। अपने ब्रांड में नाम सोनराग है ब्रांड का नेम, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं। उसके बाद आपका ब्रांडिंग करवाते हैं, फिर आपका बैटरी भी हम लोग ब्रांड कराते हैं, चार्जर भी ब्रांड कराते हैं। हम लोग खुद बिहार में सप्लाई करते हैं। बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको कि आप बाहर से अच्छी जॉब छोड़ के बिहार आ रहे हैं लौट के, और जॉब सीकर से ज़्यादा जॉब गिवर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सपोर्ट कैसे, जैसे आप बिहार आए लौट के, बाहर बड़े शहर में अच्छी नौकरी कर रहे थे, तो यहाँ जैसे आप स्टार्टअप अपना कर रहे हैं, तो उसमें सपोर्ट किस तरह की मिलता है? सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है? जब मैं EV इंडस्ट्री में स्विच किया तो EV इंडस्ट्री थोड़ी पुरानी हो गई है अब, तो हमारे को किसी से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला है। जो कुछ भी किया है हमने खुद से ही करा है। मैं हूँ और मेरा एक पार्टनर भी है। हम दोनों ही बेसिकली इंजीनियर हैं। हम दोनों ही जॉब छोड़ा और यहाँ आ गए, और किसी से हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिला है। हम लोगों ने प्रयास नहीं किया कि कुछ है ही नहीं? पहले सब्सिडीज़ वगैरह थी जो अब EV में नहीं मिलती हैं। हाँ, लगभग 2-2.5 साल हो गए सब्सिडी नहीं मिलते हुए, तो हमारे को कोई सब्सिडी नहीं मिली और कोई बेनिफिट नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। जो कुछ भी कर रहे हैं हम खुद से ही कर रहे हैं। कब से रह रहे हैं गाँव में? मेरे को 1.5 साल हो गए गांव में रहते। पहले कहाँ थे आप? पहले जब मैं लास्ट जब आया हूँ तो मैं नोएडा से आया हूँ। मेरी गाड़ी वहाँ लगी है, वो भी नोएडा नंबर ही है। अच्छा, तो यहाँ रोक तो नहीं देते पुलिस वाले चालान काट? नहीं, सब कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सब है, मतलब पेपर सब है हमारे पास। कैसे चल रही गांव में ज़िंदगी आपकी शहर के मुकाबले? बहुत अच्छी चल रही है। इनफैक्ट मैं खुश हूँ। अगर आप कंपैरिजन करेंगे लास्ट का 11-12 साल, इनफैक्ट 11-12 क्या कीजिएगा, आप ये कह लीजिए कि 4 साल की इंजीनियरिंग जोड़ दीजिए, 1 साल का कोटा ले लीजिए, उससे पहले का 11th-12th ले लीजिए, सब तो बाहर से ही हुआ है। यहाँ कुछ व्यवस्थाएँ थी नहीं उस टाइम पे, सब कुछ बाहर से हुआ है। लेकिन चूँकि वो, मैं ये कह लूँगा, मातृप्रेम कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कि फैमिली में कुछ इंसिडेंट्स भी ऐसा हुआ कि मेरे को घर आना ही था। मतलब सिंस मैं अपने घर में अकेला लड़का हूँ, मेरे पास और कोई अल्टरनेट नहीं था। फादर भी एज्ड हो रहे थे, BO से रिटायर्ड हो गए, तो
तो मेरे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे घर आना ही था, तो इसलिए भी आया मैं। जैसे आप नोएडा से कंपेयर करते हो समस्तीपुर को, सर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो नोएडा क्या दुनिया की कोई भी जगह इससे बेहतर नहीं हो सकती मेरे। अरे आप तो इमोशनल एंगल से बता रहे हैं, मैं वो वाला एंगल पूछ रहा हूँ कि विकास के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से। अच्छा, डेवलपमेंट के लिहाज से धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अब आप कंपेयर करेंगे नोएडा से तो बहुत पीछे हैं हम, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। रोड अच्छा पहले से बेहतर है, बिजली की व्यवस्था पहले से बेहतर है। लोग आफ्टर कोविड अगर अब मैं देखता हूँ तो काफ़ी लोग, मैं ही नहीं, काफ़ी लोग बाहर से स्विच करके इधर आए हैं और यहाँ रहना शुरू किया है। क्योंकि अभी आप अगर मैं आज से 2-3 साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ, जब मैं वहाँ से आता था कभी छठ में, दिवाली में, तो मैं देखता था कि इस जगह पे एक बढ़िया होटल नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब आज अगर आप टाउन में जाते हैं, यहाँ का जो लोकल टाउन है समस्तीपुर, जब आप जाओगे आप देखोगे खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, जिम है, सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ वास्तु विहार एक जगह है, सोसाइटी है, वहाँ 1200-1500 परिवार हम लोग रहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, सड़क और बिजली, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं। मैं समझना चाहता हूँ कि बिहार के लोग जो बेसिक सुविधाएँ हैं, जैसे कि भाई सड़क वाली बात ठीक है आपकी, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी चर्चा क्यों नहीं होती आप लोग के मन में? ये और जो पलायन एक बड़ा विषय है, रोज़गार एक बड़ा विषय है, ये 3-4 टॉपिक्स लगातार लोग हमको मैसेज करते हैं कि इस पर बात किया करिए। इस पर आप लोग क्यों नहीं, मतलब ये मुद्दा क्यों नहीं बनता मुखरता से यहाँ पर, ये समझना चाहता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष। कहाँ रहते हो आप? चंडीगढ़। चंडीगढ़। क्या करते हो आप? बीटेक की पढ़ाई फाइनल ईयर में। तो यहाँ कोई कॉलेज आपको नहीं समझ में आया? हाँ समझ में तो आया, लेकिन एक तो यहाँ का कट ऑफ इतना ऊपर चला जाता है, इतना कंपटीशन, तो अच्छी कॉलेज यहाँ मिली नहीं, तो वहाँ से ही मिल रही थी, अच्छी खासी थी तो ले लिया उधर। चंडीगढ़ से यहाँ आते हो तो कैसा लगता है? यहाँ तो आके अच्छा, बहुत अच्छा फील होता है। उधर से मतलब अपनापन उधर उतना रहता नहीं है, सबको अपने में लगे हुए हैं, प्लस वही बिहारी वाला टैग, ये तो बिहारी है तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। उधर दिक्कत हो जाती है? ये बिहारी है, मतलब उधर बिहारी है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, इसमें अच्छी बात है। इधर के लिए दिक्कत नहीं है ना, आप उधर देखिएगा तो बिहारी एक तरह का गाली बन जाता है उस साइड। हाँ, क्योंकि आपको ये दिखेगा ना कि वो ऑटो चला रहा है वो पक्का बिहारी होगा, उधर पेशाब कर रहा है वो पक्का बिहारी होगा। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट बन गया लोगों का कि कुछ गलत काम कर रहा है तो ये बिहारी ही होगा, चाहे वो कहीं का हो। ये थोड़ी सी दिक्कत। क्यों ऐसा लगता है, क्यों होता है? अब क्या कह सकते हैं इसमें, शुरू से ही माइंडसेट बन जाता है ना कि ये थोड़ा कम पढ़ा होगा, ये बिहारी है, ऐसा बन जाता है। तो अब उसको तो कुछ करना। क्यों बनी है बिहार की, मतलब ये जो बात बोल रहे हैं कि भाई बिहारी गाली की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ये लोगों को लगता है। समझ लिया ना, बिहारियों को मतलब कि एक लेबर क्लास बन गया है कि बाहर से आए हैं तो ये इधर तो लेबर वाले काम कर रहे हैं, लेबर क्लास से बिहारी हैं। फिर उनको ये बर्दाश्त भी नहीं होता है कि हमसे ऊपर पोस्ट पे काम कर रहा है, वो इनको नहीं दिखता है कि जो मेरे ऊपर काम कर रहा है वो बिहारी है, लेकिन मेरे घर पे आके जो टाइल्स लगा रहा है, जो वॉशरूम साफ कर रहा है वो बिहारी है, वो जरूर दिख जाएगा उनको, लेकिन मेरे ऊपर में जो काम कर रहा है बिहारी वो नहीं दिखेगा उनको। मगर जो लेबर आपके घर में टाइल्स लगा रहा है, जो मिस्त्री का काम कर रहा है, जो और तमाम ऐसे काम कर रहे हैं, अगर वो बिहारी वहाँ ना हो ना शहरों में, तो फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ के लोगों की कीमत क्या है। क्योंकि अपने देश में लेबर की जो कीमत है ना, या जो उसको इज्जत दी जानी चाहिए, वो इतनी ज़्यादा उसका बुरा हाल है। इसीलिए तो बिहारी आप कह रहे हैं ना, भैया बता रहे हैं कि गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि लेबर की कीमत नहीं समझी जा रही है। अभी वही लेबर कॉस्ट बढ़ जाए, जैसे विदेशों में हम सुनते हैं कि भाई इस तरीके की उसको प्रॉपर इज्जत भी मिलती है, तब आपको समझ में आएगा बिहारी कितनी बड़ी चीज़ है। मगर इमेज का जो मेकओवर है वो कैसे होगा, मतलब ये जो बात है, ये मान लिया गया है कि बिहार से लेबर क्लास ही निकलता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये इमेज परसेप्शन बना दिया गया है। बिहार से एक बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं, यूपीएससी से जरिए हों और तमाम प्लेटफॉर्म्स में हों, हैं देश दुनिया में। अभी भैया वो चलेगा, मुझे लगता है वो साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं। तो देश दुनिया में आप कहाँ से आए हैं? मैं बेसिकली मैं अभी नोएडा से आया हूँ। लास्ट 13 ईयर से आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। और मेरा अगर दर्द छलके तो जैसे नोएडा में मैं योगी जी का काम देखा हूँ, जो आईटी सेक्टर लाने का काम किया है लखनऊ में। ऑलमोस्ट कंपनी लखनऊ में, अभी डेलाइट भी आया है रिसेंटली, HCL है, TCS है, मेनी कंपनीज लखनऊ में है और यूपी में उधर है। तो हमारा मतलब ये लगता है कि हमारे बिहार में क्यों नहीं है। हम लास्ट 13 साल से डिफरेंट सिटी में काम किया, बेंगलोर में काम किया, हैदराबाद में काम किया, 10 साल से भी नोएडा में कार्यरत हूँ। तो ये दर्द छलकता है कि हमारे बिहार में क्यों नहीं है। हमारे बिहार में एक भी कंपनी नहीं है। एटलीस्ट TCS इतनी बड़ी कंपनी, इन्फोसिस, इन लोग यहाँ पे क्यों नहीं है। यूपी में कितनी सारी अलग अलग सिटियों में ऑलमोस्ट सारे आ गए। मेरे कई दोस्त जो लखनऊ के हैं वो लोग अपने होम टाउन लौट गए, उनको अपने होम टाउन में कंपनियाँ HCL वगैरह मिल रहे हैं, वो घर से जॉब कर रहे हैं। और वो IT सेक्टर की जॉब ऐसे कर रहे हैं जैसे जस्ट लाइक सरकारी जॉब। वो अपने घर से अपने टिफ़िन लेके स्कूटी से निकलते हैं और जॉब करके वापस लौटते हैं। तो आई लाइक कि वो फील हमें कब मिलेगा। हम पिछले 14 ईयर्स से अलग अलग शहरों में जॉब कर रहे हैं और स्टिल जब अपने गांव में आते हैं, अभी भाई लोग ने बात किया
गांव में डेवलपमेंट हुई है। आई नो कि 14 साल से मैं बाहर हूँ, मैं देखा हूँ रोड, सड़कें, बिजली सब काम हुई है। क्वांटिटी हुई है, क्वालिटी में डिफरेंसेस दिखा है मैंने कि बाकी शहरों से अगर मैं नोएडा से कंपेयर करूँ, जिस तरह से नोएडा वेल बसाया गया इतने वो तरीके से, वो चीज़ तो अभी बहुत देरी है इधर आने में, पर काम हुई है, पर उस वो क्वालिटी नहीं है वर्क में। जैसे रोड ही बना है, रोड में अभी क्वालिटी नहीं है। अभी हमारा कुछ दिन टाइम पहले ही गांव का रोड ढलाया है, उसमें हमने देखा कि कितने गैपें हैं, मतलब ठेकेदार आए ऐसे काम करके चले गए। लोग बस लोग इतना तरासे हुए हैं ना कि यार रोड बन गया, लोग उसकी क्वालिटी को देख ही नहीं रहे हैं कि यार मतलब उसने बंदे ने रोड ढाल दिया, उसके नीचे से मिट्टी गायब है, पर लोग बस उत्साहित है कि यार रोड बन गया, क्योंकि उनके अंदर इतना वो चीज़ें है ना कि बस वो प्यासे हैं। रोड ही बन गई, इसी में जश्न मना। मेरे पास एक फ़ोटो अभी रिसेंटली, मैं अगर मैं इसको दिखाऊं तो अभी मेरे गांव में जस्ट 10 दिन पहले ये रोड बनी है। और मैं आपको दिखाता हूं, मैंने ये जब मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो मैंने ये फ़ोटो लिया, आपको मैं दिखाऊं, अगर आप जूम करके कैमरा में दिखा सकते हैं। आप मुझे बताओ कि ये रोड कितने दिन टिकेगा। नया रोड बना है, ठीक है, एक तो नया रोड का देख रहे हो कि आप क्रैक आना शुरू हो गया है ना, ये देख रहे हो क्रैक आना, और रोड के नीचे से मिट्टी गायब हो गया। ये नया रोड ढलाया है, इसके अंदर से मिट्टी गायब है, और रोड अभी जस्ट नहीं ढली है रोड में। तो काम हो रहा है नो डाउट, पर क्वालिटी की कमी है। और लोग इतने त्रासे हुए हैं कि बस उनको खुशी है कि भाई रोड बन गई, वो क्वालिटी के पीछे जा नहीं रहे हैं। और थोड़ा सा पॉलिटिक्स बतिया लेते हैं, राजनीति बतिया लेते हैं। अच्छा, आप सब जानकार हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, सबसे बढ़िया पॉलिटिक्स कौन बतियाता है यहाँ पर? नेता कौन है यहाँ का? है वो है धीरू भैया, सौरभ भैया, बताइए। आप बार बार DMCH ये सब का नाम ले रहे हैं। आप इंडिया का किसी भी स्टेट का 2-3 सरकारी मेडिकल कॉलेज बता दीजिए जहाँ गरीबों का इलाज बिना जान पहचान का अच्छे से हो। तो मैं कब क्लेम कर रहा हूँ कि बिहारी में दिक्कत है? मैं तो बिहार घूम रहा हूँ। हाँ, मैं गया हूँ, मैं वहीं पे रहता हूँ। अरे कोई जान पहचान इलाज होती है। प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पौंडीचेरी हो, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हो, मैं 15 स्टेट घूम चुका। उन्होंने बोला कि बिहारी को गाली लगती है। मैं थापर में था, मेरा रूममेट पंजाबी था, उसने मुझसे पूछा कि बिहारी को भैया बोलते हैं, ऐसे गाली क्यों होता है? तो मैंने उसको एक जवाब सिंपल दिया, इसमें तुम्हारी मेंटेलिटी है। बोला क्यों? हम बोले गुरु गोविंद सिंह भी बिहारी थे, क्यों पूछते पूरा पंजाब? चुप हो गया, 2 साल तक नहीं बोला, मेरे शांत हो गया। बोला नहीं, बिहारी सही में अच्छे होते हैं। आपको सामने वालों को आप बोलिए ना, कैसे कोई बिहार में 15 कह रहे हैं कि बिहार की जो आलोचना होती है बिहारी खुद करवाते हैं, काउंटर करना शुरू। मैं 15 स्टेट में घूम चुका हूँ, NSS का वर्कर रह चुका। आप चेन्नई देखते हो, चेन्नई के कभी 200 किलोमीटर अंदर गांव में गए हो? जयपुर देख के आ जाओगे, अच्छी सिटी है। क्या जयपुर के गांव में 50 किलोमीटर गए हो, जो लेडीज़ का दोनों पैर काट के वो कड़ा निकाल लिया और रोड पे फेंक दिया? डेली घटना होती है। आप जयपुर देख के आ जाते हो, चेन्नई देख के आ जाते हो, बेंगलोर, क्या अंदर में गए हो? मैं NSS का लीडर था अपने ग्रुप का, यूनिट 21 का। मैं गया हूँ, गांव जाके वर्क किया हूँ, सोशल वर्क। मैं ऐसा नहीं, मैं बोलता नहीं हूँ, मैंने अच्छा वर्क किया। बात ये है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमको इससे ज़्यादा चिंता है कि मेरे घर के बगल के हॉस्पिटल में दवा इलाज हो रहा है, नहीं हो रहा है। पांडिचेरी में क्या हो रहा है, चेन्नई में क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा ज़रूरत ये है ना कि अगर अभी हम बीमार पड़ेंगे तो हम चेन्नई से कंपेयर करें, हम पंजाब से कंपेयर करें? नहीं, हमारे पास मूलभूत पढ़ाई का सुविधा नहीं था, पढ़ाई का सुविधा नहीं है। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक आदमी को पढ़ाई के लिए अपना गांव छोड़ना पड़ा, शहर छोड़ना पड़ा। कहाँ छोड़ते हैं? हम महाराष्ट्र पढ़ने गए, हाँ, महाराष्ट्र के लोग तो बिहार में नहीं आए पढ़ने, वो नहीं आते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वही तो बोल रहे हैं। देखो, पहले आप ठीक डिफेंड कर रहे थे, अब आप गलत दिशा में जा रहे हैं। कौन अच्छा सभा में कौन इनके साथ सहमत है? बेसिक अभी मैं रुकिए एक मिनट, मेरी बात सुनिए। हमारी बेसिक एजुकेशन पूरे इंडिया से सबसे अच्छी है, इसलिए हम जाके वहाँ पढ़ पाते हैं। नहीं होती तो हम नहीं कर पाते। ये रीजन सच्चाई बताते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मेरी कोचिंग सेंटर है, मैं 7 साल से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। वहाँ के बच्चे का बेसिक देखता हूँ और बिहार के बच्चों का बेसिक, जमीन आसमान का अंतर। पढ़ाई का कंपैरिजन नहीं चला है, कौन तेज है तो कौन पढ़ने में कमजोर है। चल रहा है कि आपके पास सुविधा है, था क्या पढ़ने का? देखिए, मैं आप बताइए कि बिहार का कौन सा कॉलेज टॉप 100 में है? कॉलेज तो इंडिया का भी नहीं। अब मैं बोलूँगा, अरे ये तो वही बात होगा कि अरे हमारे गांव की रोड बहुत अच्छी है, बाकी टूटी हमसे मतलब नहीं, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। तो बिहार में सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल है। किस तरह की स्कूलिंग अच्छी है? किस स्टेट में है? अरे बाकी छोड़िए भाई साहब, क्या करना है?
आप यहाँ की बताओ ना। अगर बेसिक एजुकेशन अच्छी नहीं होती, पढ़ाई की समस्तीपुर गाँव में, गाँव में बैठे पोल खुल रहे, सरकारी स्कूल की हालत खराब है। और पूरा स्कूल नहीं, पूरे स्टेट के जितने स्टेट है ना, सबके सरकारी स्कूल का खराब। मैं इसका नहीं बोल रहा। कंपैरिजन करेगा, गांव में पढ़ाई किया सरकारी में, अच्छा सरकारी एक सरकारी स्कूल का बताइए। यही तो सवाल है, क्यों नहीं? पूरे इंडिया का खराब है। पूरे फिर इंडिया में पढ़ा है, खुद प्राइवेट में पढ़ाई है, बचपन से पढ़ते पढ़ते प्राइवेट में रह गया। हम लोग गांव में रह के पढ़े, अधिकतर लोग सरकारी स्कूल से। क्यों पढ़े आप प्राइवेट में, बताइए? क्योंकि बेसिक एजुकेशन है ही नहीं सरकार। यही तो बात हो रही है। अभी कह रहे थे कि बेसिक बहुत अच्छा है यहाँ का, है? मैं बेसिक बोल रहा हूँ 10 तक का। पापा गरीब थे, इनके पास पैसा था तो पढ़ लिए। फंसे सच्चाई बता रहे हैं। दोस्तों के बीच बैठ के बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल बता रहे हैं, मैं देखा हूँ ना, बच्चे को देखता हूँ, मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। नहीं, पूरे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जो उन्होंने किसी ने बोला था प्राइमरी स्कूल, सच्चाई उन्होंने बोला था कि प्राइमरी स्कूल वाले खासकर प्राइवेट में इतनी कम सैलरी है ना, जबकि क्या कम सैलरी है, कुछ पता नहीं सरकार। अरे भाई इसलिए वो नहीं पढ़ाते। और इंडिया, मैं सच्चाई बताता हूँ, मैं बेसिक चीज़ बताता हूँ, इंडिया का पूरा एजुकेशन सिस्टम कोचिंग सिस्टम पे डिपेंड, पूरी सिस्टम कोचिंग सिस्टम। प्राइवेट में भी जहाँ पे मैं देखता हूँ, जयपुर में 7th का फी है 4 लाख रुपए 1 साल का, उसके बच्चे को भी कुछ नहीं आता है। सारे जो एजुकेशन सिस्टम कोचिंग पे डिपेंडेंट है। और ये मुझे नहीं हो रहा है, पढ़ाई का तुलना ही नहीं हो रहा है कि कौन बच्चा तेज था, कहाँ का बच्चा तेज है। इनको बोल लेंगे, नहीं हमको लग रहा था नेता ये है, छुपा नेता इधर निकला है। हर एक स्टेट का मैं देखा हूँ, 15 तो घुमा हूँ अच्छे से, अंदर गांव जाके। शायद इन लोग मैंने गांव नहीं गए होंगे, क्योंकि ये लोग बाद में नेतागिरी में, मैं कॉलेज लाइफ में एनएसएस का लीडर था, पता कर सकते जाके। एक मैं सवाल आपसे पूछूं, अरे रुकिए, अरे रुक जाओ, मैं एक सवाल टाइमलाइन दिखा दूं तो आपसे ज्यादा मैंने गांव घुमा है, समझा। कर्नाटक के गांव को बाइक से घुमाऊं, गांव नहीं होते मेरे दोस्त सेवा करने गया। अरे रुकिए मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के मेरे साथ इंग्लिश में बात करते थे। बिहार का बच्चा, मैं प्राइवेट स्कूल से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, क्यों नहीं सरकारी स्कूल से अंग्रेजी बोल सकता? कल्चर हिंदी है, इससे थोड़ा काम चलेगा कल्चर से, नौकरी तो अंग्रेजी में मिल रही है। बोल पा रहे हैं तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपने उस पर वर्क किया है, ठीक है। मेरी बात समझिए, आप आज अगर अच्छी हिंदी बोल पा रहे हो, इसका सिंपल लॉजिक ये है कि आपने उस पर वर्क किया है। जब मैं बिहार से बाहर गया था, मुझे अपना नाम लेना नहीं आता था, मेरा नाम शक्ति है, शक्ति नहीं है। मैंने सीखा, किसी का ताना सुन के ही सही, मैंने सीखा, उसको अडॉप्ट किया कि मेरे को बोलना कैसे है, तब मैंने सीखा और आज मैं बोल लेता हूँ। मेरे को आज हिचक नहीं होती है बोले, मैं इजीली बोलता हूँ। बहस जो है वो गलत दिशा में जा चुकी है। अब मैं उसको वापस से ट्रैक पे लाता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मोकामा में एक व्यक्ति मुझे मिले, वो बाहर रहते हैं, उन्होंने बोला कि बिहार में कोई बेंगलुरु, पुणे, नोएडा, है ना, जयपुर, ऐसा कोई भी एक शहर क्यों नहीं है? नहीं, हमारे शहर में एक ही चीज़ कमी है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, बस। अरे तो यही तो, और क्यों ये जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं, अधेड़ उम्र के लोग बैठे हैं, उनको सबको बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? बाकी लोग बोल रहे स्कूल नहीं है यहाँ पे। कहाँ से किया पूछिए, IIT कहाँ किया? कानपुर से नहीं कान। अब ये मत पूछिए, नहीं हाँ, अब कर धीरू भैया, अब ये मत पूछिए लिखना क्यों नहीं, निकला क्यों नहीं। हम ये घर बैठे भी लोग निकाल लेते, बिहार के बच्चे घर बैठे भी आज निकाल ले। अरे बिहार के ब्रेन पे थोड़ी कोई सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इंडस्ट्री नहीं है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। इसलिए नहीं है ना, इसका रीजन बता रहा हूँ। इसका मैं वो बिहार से नहीं निकाल रहा हूँ, बाहर जाके पढ़ के निकाल रहे हैं, बिहार से नहीं निकाल रहे हैं वो। ये जो सवाल, इसका जवाब दीजिए। मैं सही बात बता रहा हूँ। देखिए, मेन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री क्यों नहीं है, कि सबसे बड़ी बात है जो धीरू से मेरी इस पर डिस्कस हुई थी, ये बात जो बोला था, वो बताइए। लोग अपना क्या बोलते, कुर्बानी नहीं देना चाहते। अगर लोग चाह ले, अगर कौन सी कुर्बानी? सरकारी अरे किस कुर्बानी की बात कर रहे हैं भाई? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं किया, समस्तीपुर में प्राइवेट में जाके पढ़ाई की, इन्होंने कुर्बानी दिया। कोचिंग सेंटर खोल लिया। पटना में क्यों नहीं कोचिंग सेंटर? पटना क्यों नहीं खोला कोचिंग आप? बल्कि पटना छोड़िए, समस्तीपुर में, समस्तीपुर में क्यों? मैं जब आया ना, देखिए, मेरी कोचिंग खोलने की कोई इच्छा नहीं थी। नहीं, मैं अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन अगले 2 दिन बाद बिहार से करवा रहा हूँ। मैं बिहार के लिए सोच रहा हूँ बाहर में रह के। ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? बोल रहे हम RSS के हैं। RSS का पहला है कि अपनी भूमि को देखो। NSS तो बिहार, आप छोड़ो NSS जो भी हो, आप अपने धरती के लिए क्यों नहीं सोचे? आप अपने गांव में आके अपने बच्चों, फी थोड़ा कम ही मिलता तो आपकी ज़िंदगी भी तो कम में चलती ना। तो आप गांव के बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाए? तो खत्म नहीं हुआ। यही है कि बिहार में हर एक चाहता है कि दूसरा भगत सिंह बने, संभाले दूसरा। गांव का, अगर गांव में रोड खराब बन रहा है तो वो आवाज़ उठाए, हम नहीं उठाएंगे। कुछ बिहार में आज तक कोई आंदोलन हुआ, इंडस्ट्री चाहिए मुझे, क्यों नहीं हुआ? वही तो मुझे पूछना। जाके पढ़ाई कर ले रहा है,
आज यही दिक्कत है, बाहर जाके नौकरी कर ले रहा है, कानपुर में जाके पढ़ाई कर ले रहा है, बाहर जाके नौकरी कर ले रहा है, तो इंडस्ट्री के लिए हमको बोलेगा कि आप तुम जाके लड़ो, क्योंकि तुम नेता बन रहा है, तुम जाके लड़ो अकेले। पर नेता को भी तो वोट चाहिए ना, जीत के करेगा कुछ। वोट देते समय ये कल सब के सब भाग जाएंगे। अच्छा, वोट की बात भी हो गई है तो थोड़ा मैं ये भी समझना चाहता हूँ। 3 लोग हैं, वो हम दोनों सेम फैमिली से हैं। हमने जस्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। हम 1 साल किसी दूसरे शहर में नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं अगर आज हमें लोन मिल जाए तो हम यहाँ पे इंडस्ट्री या बिजनेस खड़ा करें। कोई सरकार नहीं खड़ा कर देगा आपके लिए, आपको वो सुविधा देगा। सुविधा है, आपको अवेल करने नहीं आता है, आप अवेल करो। उन्होंने किया ना, अवेल खोला ना, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, खोलूँगा। और मैं इतना मेरे अंदर है कि मैं यहाँ खोलूँगा, बेचूँगा कहीं और, यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। मगर मुझे लगता है जो ये बात कर रहे हैं, जैसे भैया ने अपना ईवी का काम शुरू किया है, थोड़ा बिहार में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, खास तौर पर वो युवा जो इच्छुक हैं बिहार लौटने के लिए और कुछ स्टार्टअप करने के लिए, उनके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। जो भी अगली सरकार बनती है, मेरी उनसे अपील है कि इस पर काम होना चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों को भी इसको लेकर वोट पे मुद्दा बनाना चाहिए। वोट देते हैं आप लोग? बाहर से आए लोग सब लोग वोट देते हैं? चिल्ला के हाथ खड़ा के कौन कौन वोट देने वाला है इस बार? हैं देंगे, वोट दे के जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना कि छठ मनाया गायब वोट है। बस कुछ लोग साथ ये भी मजबूरी मुझे लगता होती होगी, भाई सबको इतनी लंबी छुट्टी तो मिलेगी भी नहीं है, नौकरी के कारण। अब मजबूरी है, नौकरी छोड़े या वोट दे, क्योंकि पता है कि वोट दे के आप जिसको चुन रहे हैं ना यहाँ पे, वो अधिकतर वही हाल करेंगे जो पिछले 5-5 साल से करते आ रहे हैं। कोई अपने पुत्र को लड़ा रहा है, कोई भाई को लड़ा रहा है, कोई चचा को लड़ा रहा है, वही पैटर्न चल रहा है। तो बदलने का साहस हम सब में है, लेकिन जिस दिन हम लोगों में जयप्रकाश वाला, नारायण जी वाला चिंगारी आ गया ना, उस दिन बदल देंगे। उस दिन यहाँ पे बंद पड़ी। यहाँ ऐसा नहीं कि फैक्ट्री के लिए ज़मीन खरीदना है, बिहार में फैक्ट्री के लिए जगह है। यहाँ तो फैक्ट्री का जो कचरा वाला सामान हो जाता है ना, वो भी बेच के स्क्रैप कर दिया जा रहा है। आप समस्तीपुर में देख लीजिए, हमारे गांव के आदमी का, इस गांव का, गोही के आदमी का, बिहार के बाहर चले जाइए, समस्तीपुर में 3 फैक्ट्री था, आज तीनों का तीनों नहीं है। वो फैमिली खत्म हो। आज वहाँ पे कितने लोग जॉब करते रहते, लेकिन नहीं है। बहुत लोग मुझसे ये बात कहते हैं कि भाई नई फैक्ट्री छोड़ दीजिए, जो पुरानी तमाम बिहार में ऐतिहासिक तौर पर फैक्ट्रियाँ थीं उनको रिवाइव कर दीजिए। हो सकता है कई फैक्ट्रीज उनमें ऐसी हों जो आज के समय में रेलेवेंट ना हो, तो कम से कम उस जगह का इस्तेमाल हो, कोई और इस्तेमाल उसका हो जाए। हम कह रहे हैं कि आईटी पार्क की बड़ी, आप कई इंजीनियर्स यहाँ बैठे हुए हैं बिहार में, अक्सर मैं सुनता हूँ कि फलानी जगह आईटी पार्क खुलने जा रहा है, मगर उसके बारे में हम लोग ताना कसते हैं कि आईटी पार्क की ज़मीन दे दी गई, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, मगर कोई इंडस्ट्री इन्वेस्ट करने नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? आप तो इंजीनियर हैं। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। उनको कोई एक कहते हैं ना कि हम दूसरे स्टेट में, मैंने बहुत अच्छे लोगों से, किसी से सुना था कि बिहार में ना सिक्योरिटी नहीं है, इस कंपनी को सिक्योर नहीं है कि ये गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, रहती वही है, लेकिन वो सिक्योर नहीं है कि कब बदल जाएगी, कब हमसे क्या वसूला जाएगा, कौन क्या वसूलेगा। जो जीएसटी मैं बैंगलोर की कंपनी से 700 रुपये में कर रहा हूँ, यहाँ पे वही जीएसटी ऑफिसर घूस लेके मेरे 6000 में बात कर रहा था। राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको बता रहे हैं, थोड़ी राजनीतिक बात करने का अब मन हो रहा है मेरा, कर लेते हैं। बिहार में आईटी मिनिस्टर जो है वो 9वीं पास है, मंटू पटेल। 9वीं पास है। अब बताइए, एक बार क्या हुआ कि ऐसे कुछ दिन पहले जब बने ना, तो एक कॉन्क्लेव में उनको एक बाहर के लोगों ने बोला कॉन्फ्रेंस में कि आप बताइए कि बिहार में बाहर जगह जगह कॉन्क्लेव किया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है कि आप आके हमारे यहाँ आईटी कंपनी खोलिए। उनका जवाब था, हम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी पे, हम जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं। ये स्टेटमेंट है। तो जिस राज्य का आईटी मिनिस्टर को आईटी का बेसिक नॉलेज नहीं पता है, उसको क्या पता रहेगा कि बिहटा में 2014 में रविशंकर जी जब आईटी मिनिस्टर थे सेंट्रल में, तो उन्होंने ज़मीन अलॉट कर दिया था, और उस ज़मीन के अलॉट के नाम पे पूरा का पूरा बिल्डर्स लोगों ने बेच दिया कि यहाँ पे आईटी प्रोजेक्ट बनने वाला है। बिहार में ज़मीन का बहुत मारामारी, तो ये हो गया, आईटी पार्क का एक ईंट वहाँ नहीं लगा पूरे। अच्छा, मतलब आपका ये सिस्टम रहता है कि कोई बड़ा हल्ला आ गया कि ये होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, तो अगल बगल की ज़मीन महंगी हो गई, हो ही रहा है। आप यहाँ पे हल्ला करवा दिया जाएगा कि एक एक्सप्रेसवे जा रहा है, कागज़ पर भी आया है, और सिर्फ हल्ला करवा दिया जाएगा और उस ज़मीन को 4 गुना 5 गुना में बेच दिया जाएगा। आज तक 2014 का हम घोषणा बता रहे, आईटी पार्क का एक ईंट नहीं लगा हुआ है, और वहाँ पे जब बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खड़े हो गए हैं इसमें कि अरे आईटी पार्क आ जाएगा यहाँ पे तो हम लोग का रहना बहुत अच्छा हो जाएगा। भैया के आरोप और दावे सुनकर मुझे वो बात समझ में आ रही कि भाई सारी ऊर्जा नेता अफसरों की जा कहाँ रही, इन सब कामों में जा रही है, मुझे लगता है। और जिस राज्य का आईटी मिनिस्टर ही आईटी के बोलने लायक नहीं है,
अब बताइए कि उनको एआई समझाएंगे, क्या समझेंगे? अच्छा ये बताइए, आप ठीक बात बोली, पढ़ाई लिखाई की बात की, ये नेताओं की पढ़ाई लिखाई मैटर करती है? क्योंकि बड़ा बहस चल रही है। और थोड़ा मैं ये भी समझना चाहता हूँ, थोड़ा पॉलिटिकल बात भी कर लेते हैं। फिलहाल जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं हम लोगों को उसमें एक तो एनडीए है, एक जो है महागठबंधन है, एक जनसुराज पार्टी आई है, और तमाम ऐसी पार्टियां हैं, गठबंधन बने हुए हैं। तो आप लोगों को बिहार चलाने के लिए किसी में कैपेबिलिटी दिखती, कोई ऑप्शन के तौर पर नज़र आता है, या नीतीश कुमार जो अभी फिलहाल हैं वो खुश हैं, उससे खुश हैं आप लोग? चला सकते हैं बिहार को, जो चल रहा है ना जैसे वैसे चल सकता है, लेकिन वो आगे बढ़ाने का नहीं सोच रहे हैं। आगे बढ़ेगा कैसे जब आप न्यू इनिशिएटिव, आप एक ही आदमी उस कुर्सी पे बैठा रहेगा, वो बूढ़ा हो रहा है, उसका दिमाग सबको दिख रहा है कि शांत हो रहा है वो दिमाग से बंदा, उसी को आप मुख्यमंत्री बना रहे हो, तो उससे देश नहीं बदल रही है। किसी को भी वोट दीजिए मुख्यमंत्री, क्या कह रहे हैं? एक जादू है कि आप किसी को भी वोट दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, चाहे वो उनको जो भी करना पड़े। आप देख लीजिए पिछले कुछ, हाँ वो उन्होंने जनता ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है। आप देखिएगा बहुमत किसी को नहीं है, लेकिन गठबंधन बना के ये करके वो करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। तो जब तक कुछ ऐसा बदलाव नहीं होगा, एक नया चेहरा बिहार को नहीं मिलेगा, और पढ़ा लिखा चेहरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। कोई नज़र आता है आप लोग? हैं ऐसे हैं, जैसे धीरू भैया की पार्टी जो पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, अगर उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन को देखा जाए, मगर वो एक्टिव कहाँ रहती, चुनाव वक्त नज़र आती हैं। अब वही है ना कि अब जैसे आप अगर देखिए जो उनका सपोर्ट, पिछला बार वो इलेक्शन लड़े थे, और उनका जो वोट परसेंटेज है वो देखिए, लोग कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोग। मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो पूरे बिहार में क्षमता रखता हूँ बिहार चलाने की। ऐसा जो ऑप्शन मैंने बताया आपको, उनमें कोई नज़र आता है आपको? जैसे आपने 3 ऑप्शन दिए, एनडीए और ये महागठबंधन, सुराज, और भी कोई, मगर उसकी पैन बिहार अपील भी तो हो। फिलहाल अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ, मैं यहाँ पे किसी तरह कोई बायस नहीं करूँगा। मैं आपको पिछले कुछ महीनों से मैं सुनता आ रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ मैं, तो मुझे ये जनसुराज का जो थिंकिंग है, जो विज़न है, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को मतलब बेटर लगता है फिलहाल। ठीक यही विज़न लेके 2020 में पुष्पम प्रिया भी आई थी। बस यही था कि उनके साथ उतना जो जनसुराज के पास जो रिसोर्सेज हैं वो प्लस पार्टी के पास नहीं थी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनके पास भी प्लान जो है, उनका जो विज़न है, अब इन दोनों पार्टी का अगर आप देखोगे तो सेम ही है। एट द एंड इनको बिहार का विकास करना है, बिहार में रिवॉल्यूशन लाना है, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, या कुछ भी हो। यहाँ के लोगों को क्या है, अब मेरे हिसाब से देखा जाए, अच्छा नेता वो है जो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, इसके अलावा कुछ करे। ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को होना ही चाहिए। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो, ये सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए। एज ए नेता आप इसके अलावा क्या कर रहे हो अपने क्षेत्र? ये मुझसे आप पूछ रहे हैं, वैसे नेताओं से पूछते हैं? बिल्कुल। आप भले चाहे वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, क्योंकि नेता यहाँ मिलते हैं। इन मुद्दों वोट पड़ता है जो ये मुद्दे बता रहे हैं। जैसे अभी देखिए दिल्ली में ना आप पार्टी बिजली मुफ्त, बस में ट्रैवलिंग मुफ्त की सेवा शुरू की थी। सेम अभी नीतीश कुमार 10-10 हज़ार रुपया देके इन्होंने मुफ्त की सेवा वोट बटोरने का काम करने का ये किया है ना, कि 10-10 हज़ार रुपये पर ये जाएंगे, मुफ्त जाएंगे। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर एक ज़िला संभालने के लिए एक डीएम का जो पोस्ट होता है, उसके लिए इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम देना पड़ता है, टफ। बट एक आप स्टेट संभालने का काम कर रहे हो, विधायक, एमपी और मुख्यमंत्री बनने, उनका कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं होता। जिनकी खुद की क्वालिफिकेशन नहीं, जिनको खुद की पढ़ाई से दूर कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे उन्होंने बताया कि 9वां पास IT का है। अगर IT का 9th क्लास का बच्चा, अगर वो हम समझे कि वो 9th बस वो पढ़े हुए हैं, तो उनको IT का नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे वो IT मंत्री है? कुछ भी उनको पता नहीं है ना। तो यहाँ पे गैप ये आता है, लोगों का क्या है कि पोस्ट ले लिए और फिर उनको समझ ही नहीं आता कि मैं इसमें, अब उनको आइडिया ही नहीं है, उस बैकग्राउंड से है ही नहीं, तो वो क्या विकास करेंगे? अगर आप मान लीजिए मैं IT सेक्टर से हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि IT का गैप में कहाँ से क्या गैप बता सकता हूँ। पर आप अगर आपसे मैं पूछूँ कि आप IT से अगर बैकग्राउंड से नहीं है, तो आप क्या बता पाओगे IT को, और आपको IT मंत्री बना दिया जाएगा, क्या है? बिल्कुल ठीक बात है। नीतीश कुमार, महागठबंधन, तेजस्वी यादव जैसे हैं, और जो तमाम ऑप्शन हैं, उसमें आपको कोई लगता है कि बिहार में बदलाव या कुछ उन्नति आ सकती है, इनमें विज़न दिखता है? जो प्रशांत किशोर का विजन है, जो वो बोलने का काम करते हैं, जो एजेंडा लेके अभी वो कर रहे हैं, अगर वो अपने पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो बिहार के लिए अभी चेहरा तो वो नहीं बने, यही सस्पिशन है ना, चेहरा नहीं है। ऊपर से उन्होंने RCP सिंह के साथ भी वो किया। उन्होंने जो अभी कैंडिडेट उतारने का काम किया, तो उसमें भी कुछ पॉलिटिक्स हो गया। कुछ जो एलिजिबल थे, जो मतलब जनता जिनको लाइक कर रहा था, उनको टिकट नहीं देके किसी और को टिकट। आप कह रहे हैं उनसे उम्मीद थी, पर उन्होंने जो टिकट बंटवारा किया मुख्यमंत्री फिर, हाँ, उसमें कई जो है उनसे वो, अब उनसे गलतियाँ हुआ, या उनके साथ जो लोग हैं उन्होंने कुछ उलट फेर किया, जिसके कारण जनता में आक्रोश है। जो एलिजिबल थे, जो उनको जनता लाइक कर रहा था, उनको टिकट नहीं देके किसी और को दिया गया।
तो ये आप भाई चंडीगढ़ रहते हो, आप बता रहे थे भाई कि बिहारी को गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो जो मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ बिहार की राजनीति के, कोई ऐसा नज़र आता है ये जो गाली बना दी गई है बिहारी, उसको चेंज करने की क्षमता रखता हो? यहाँ का विज़न मेरे नज़र में तो सारे नेता सेम ही होते हैं। क्या होते हैं? वही अभी आएंगे, वोट दे दो फिर गायब। तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिखता है ना कि प्रशांत किशोर जो बोलते हैं उनके पीछे एक डेटा रहता है कि यहाँ पे ये हुआ था, उस कारण से ये हो रहा है। तो उनका थोड़ा विज़न दिखता है कि ये कुछ कर सकते हैं। अब करेंगे नहीं करेंगे वो तो फिर है, तो वो भी एट द एंड नेता ही के साथ रहेंगे और नेता ही रहेंगे। तो क्या लगता है भैया आपको? सॉरी, मैं किसी से उम्मीद लगती है आपको बिहार में बदलाव की? ये जो सब लोग कर रहे हैं, मैं भी वही बोलूँगा कि इनका आप लोग बात कर रहे हो जनसुराज की, वोट पड़ेगा? हाँ, ये देखना आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिहार में क्या है ना, या किसी भी स्टेट का, जहाँ पे भी एक गठबंधन का सरकार रहता है ना, उस स्टेट का कभी भी बंटाधार ही होता है, कभी भी वो डेवलपमेंट नहीं होता है। अभी अगर आप कोई भी स्टेट देखिए ना जहाँ पे पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी का है, वो डेवलपमेंट करके जाती है। आप अगर गुजरात की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे भाई ने बोला गुजरात है, महाराष्ट्र है या राजस्थान, जो भी स्टेट है, वहाँ पे क्या किसी भी सरकार का ना पूर्ण बहुमत रहा है। अभी बिहार में भी वैसा ही चाहिए, कोई एक ऐसा पार्टी डेवलप होके चाहिए ना जो पूर्ण बहुमत लेके आए, तभी जाके वो काम करेगा। अभी हम बात कर रहे हैं, बहुत कोई ने बोला जो रोड अच्छा हो गया। आप अगर देखना, ये सबसे हंसी की बात होगी अगर मेन हाईवे की हम बात करें, जो हमारा मुख्य पथ है यहाँ से वारिसनगर से लेके समस्तीपुर, 12 फीट 13 फीट चौड़ा रोड है। क्या हम वो 13 फीट चौड़े रोड को, हम हाईवे को, उसको हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट? आप अगर, मैं गुजरात में ही रहा, मैं ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया ट्रैवल कर चुका हूँ, तो सबसे ज़्यादा मैंने टाइम गुजरात और महाराष्ट्र में बिताया। तो जो मैं गुजरात के एक गली में, एक छोटा सा उसका एक सिटी है नलिया, जो कि एकदम पाकिस्तान बॉर्डर पे है, वहाँ की भी अगर रोड आप बात करोगे ना तो 30-40 फीट की रोड है, 2 साइडेड लेन बना हुआ है प्रॉपर। उसके एक गांव की मैं बात कर रहा हूँ। तो वैसा अगर बात करते हैं ना तो मुख्य पथ है कहाँ यहाँ हमारे पास? कुछ भी नहीं है। तो रीज़न यहाँ पे क्या है ना, सभी गठबंधन वाली सरकार बनी हुई है, सब एक दूसरे का लेग पुलिंग कर रहे हैं और सब एक दूसरे के ऊपर ना कुछ छीछा लेदर करना चालू कर रहे हैं। और जिसके कि सरकार क्लियर मैंडेट वाली आनी चाहिए और एक पार्टी की आनी चाहिए, गठबंधन नहीं होना चाहिए, तब कुछ हो पाएगा। तभी वैसा ही देखा जाए तो कोई भी पार्टी तो वैसा ही होगा जो पूर्ण बहुमत में आए और वही जाके डेवलपमेंट कर पाएगा बिहार में। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं आपको? नीतीश कुमार, उन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट जो था बिहार को, उन्होंने बस उतना ही दिया, उसके आगे नहीं बढ़ पा उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर सामने से ऑप्शन दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव हैं, तमाम सारे क्लेम दावे वादे वो कर रहे हैं, जनसुराज वाले हैं और तमाम पार्टियाँ हैं। देखना वैसा ही है, जो तेजस्वी यादव जी का भी वैसा ही हालत है, जो जैसा कि अभी नीतीश जी का है वो गठबंधन में है, वैसा ही तेजस्वी जी का भी। और तेजस्वी जी के बारे में जो पिछली कहानियाँ हम अपने पूर्वजों से, अपने सीनियर से सुनते आ रहे हैं, जो कि वो बुरा स्थिति रहा है उनके ही। जो तेजस्वी यादव कहते हैं भाई कि जो हुआ सो हुआ, उनके पिता के दौर में जो हुआ, जो आरोप लगे, और जैसे उनके समर्थक तमाम कहते हैं कि भाई क्या अभी मर्डर नहीं हो रहे हैं, पटना में देखिए हत्याएं हो जा रही हैं। हाँ। पर उस समय की जनसंख्या और अभी की जनसंख्या में अंतर हो गई ना। जब आप जिस समय लालू के टाइम में मर्डर हुआ था, उस टाइम का रेशियो निकालिए जनसंख्या जो थी, और अभी जो बिहार की संख्या है, अभी 13 करोड़ या 14 करोड़, उसमें दोनों का रेशियो निकालिए तो बहुत कम हो गया। और जैसे आप तेजस्वी का बात करें, तेजस्वी एक ऐसा नेता है जो खुद को डिक्लेयर कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ पहले से। मैंने कि मतलब गठबंधन ने भी कर दिया। गठबंधन ने वो तो बाद में किया ना, पहले वो तो खुद ही वो वेट तो किया ही नहीं, उनके पास तो वो वेट करने का वो रहा ही नहीं कि हाँ गठबंधन जब मुझे बोलेगा कि मुझे नेता मानने के लिए, मुख्यमंत्री माँ का चेहरा मानने के लिए तैयार हो, वो तो पहले से घूम के बोल रहे हैं कि मैं ही दूल्हा हूँ, मैं ही दूल्हा हूँ, तो जैसे ही आएगा मैं घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो बाद में हुआ कि भाई ये पहले से ही दूल्हा रट रहा है, तो चलो इसको दूल्हा बना देते हैं, है ना। वो लोग वेट किया ही नहीं। तो उनका जो आप बात कर रहे हो, ठीक है, वो पहले से उनका विजन ही है उनका कि मेरी बाप रहा मुख्यमंत्री, मेरी माँ रही है मुख्यमंत्री, तो मुझे मुख्यमंत्री बनना है, युवराज बनना है। तो पहले से वो अपना वो कर रहे हैं। तो उनका विजन बिहार विकास करने का कम है, उनको अपना मुख्यमंत्री चेहरा पहले बनना है, जिसको लेकर वो रट के बोल रहे हैं। इसी पे राहुल जी की चुप्पी थी बहुत दिन के बाद, अंत में इन्होंने ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि बोलना पड़ा। आपने राहुल जी की बात की, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी का, उन्होंने एक्चुअली इंडिया में कम रहा है, बाहर का पढ़ाई किया है, तो उनको थोड़ी सी समझ कम है यहाँ की गैपिंग का, और पॉलिटिकली भी उनको थोड़ा सा कम है। उनकी भी वही कमी है जो तेजस्वी का। जैसे तेजस्वी अपने आप को पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिए थे, उसी तरह राहुल पहले से डिक्लेयर है कि अगर प्रधानमंत्री बनना हो तो राहुल बनेगा। इवन कि उन्होंने जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष क्लियर तो नहीं किया, ऑलमोस्ट उन्होंने वैसा माहौल बना रखा हुआ है कि अगर कांग्रेस से कोई हो, फेस वही रहते हैं। फेस वही रहते हैं।
बहुत दबाव के बाद अगर उसने कोई अध्यक्ष चेंज किया तो उन्होंने उसको खड़गे जी को बनाया, जो खड़गे जी का ऑलरेडी 85 प्लस एज है, वो ऑलरेडी स्वास्थ्य लेके बीमार रहते हैं। कांग्रेस में भी अच्छे अच्छे नेता हैं, नो डाउट बहुत अच्छे नेता हैं, पर वो लोग G9 बनाए अपना अलग से ग्रुप में, क्योंकि उनको मौका ही नहीं दिया गया। ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी एक समय का होगा कि हमारे दादा परदादा कांग्रेस से ही थे, लेकिन अब क्या है कि कांग्रेस में जो एलिजिबल हैं, जो मतलब आगे आ सकते हैं, उनको मौका ही नहीं दिया जाता। उन्हें बस वो पीछे दबा के रखा जाता है कि आप झंडा धोते रहो, उनको मौका ही नहीं दिया जाता है और एक ही चेहरा रहता है। तो तेजस्वी और चेहरे बदलते रहने चाहिए, इस तरह की डिमांड है। आखिरी में आप नौजवानों से थोड़ा बात कर लूँ, क्या लगता है, किसी से उम्मीद लगती है बिहार में? देखिए, मुद्दे की बात यह है कि हम एजुकेटेड क्लास कितना भी विकास की बात करें, सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिहार में फाइनली वोट कास्ट देख के करने वाली है। इसके लिए गठबंधन ही हमेशा आता है, और वो सही बोल रहे हैं, मैंडेट आना चाहिए। गुजरात में हमेशा से एक स्टेबल गवर्नमेंट रही है, और इस बात का समर्थन मैं भी करूंगा, क्योंकि जैसे मैं पढ़ाता हूं, जैसे अभी आप विकास की बात कर रहे हैं, अब विकास क्या होता है, हर एक के लिए विकास अलग होता है। अंबानी के लिए विकास अलग होगा, एक महिला जिसके घर में पानी नहीं आता है, जिसके लिए पक्का घर नहीं है, उसका घर बारिश होता है, उसके घर में पानी आता है, वो रोड देख के वोट नहीं करेगी, वो पक्का मकान देख के वोट करेगी। वो पानी की सुविधा अभी ऐसा सूखा हुआ था, मोस्टली बाहर रहते हैं, उनको शायद पता होगा, गार्जियन से पता होगा, पेरेंट्स से पता होगा, लेकिन जो यहाँ रहते हैं उनको पता होगा जो पानी की बहुत भारी किल्लत थी। और उस समय एक नल जल योजना जो नीतीश कुमार द्वारा चलाई गई थी, अब सुनता हूँ पूरे देश में चलाई जा रही है, उस योजना के कारण बहुत सारे वार्डों में पानी आया या पानी की समस्या दूर हुई। तो उनके लिए विकास वो पानी मिलना है, एक स्वच्छ पानी मिलना, एक शौचालय मिलना, क्योंकि मोस्टली आबादी, आप माने या नहीं माने, बिहार की ज़्यादातर आबादी, इवन मेरे समस्तीपुर की आबादी पिछड़ी है, उनके पास बेसिक शिक्षा नहीं है। वो फर्स्ट बच्चे हैं, मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जो फर्स्ट बच्चे, मैं उनको होमवर्क देता हूँ, वो करके नहीं आ पाते, उनको हेल्प करने के लिए उनके माता पिता नहीं होते, या मतलब माता पिता होते हैं, करवा नहीं पाते हैं, फिर वो आते हैं मेरे पास, तो मैं उनको बताता हूँ या मैं उनको करवाता हूँ, तो उनका जो विकास का मतलब स्टैंडर्ड होगा वो कुछ और होगा, हमारे लिए कुछ और होगा। जैसा जिसका मतलब स्टैंडर्ड होता है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड होता है, उनके लिए विकास वैसा होता है। तो और सबसे बड़ी बात होती है, बिहार पिछले 20 साल से, और मुझे लगता है ये बदलना चाहिए। मैं चाहता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ जो विकास के आधार पर वोट देना चाहिए, लेकिन फिर भी एट द एंड लोग जाते हैं जिस दिन वोट देने, वो जाति के आधार पर ही वोट देते हैं, जो मोस्टली आबादी है, जो बहुसंख्यक आबादी है, जो वोट देती है। क्योंकि मोस्टली क्या है, इसमें से बहुत सारे होंगे जो चले जाएंगे अपने काम की, उनकी छुट्टी नहीं होगी, वो रुक नहीं पाएंगे, जो आएंगे वही लोग रुकते हैं, उनकी आबादी भी ज़्यादा है और वही वोट देते हैं, और उनका जो मुद्दा होता है उसी आधार पर उनकी सरकार बनती है। बिल्कुल, तो वोट देने के तरीके में बदलाव लाने की ज़रूरत है, ये एक मूल मंत्र निकला है इस बातचीत से। बाकी तमाम लोग बाहर से आए हैं, छठ का मौका है, जश्न भी है, थोड़ी राजनीति बतिया ली हमने। अब कल फिर एक बड़ा मौका है, अंतिम दिन है छठ पर्व का, तो उसको भी हम देखेंगे और आपको दिखाएंगे। बाकी ये बातचीत आपको कैसी लगी, जो बिहार से रहने वाले लोग हैं और वो छठ के मौके पर लौटे हैं, उनके विचार आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। बाकी हम लगातार यूँ घूम रहे हैं, अलग अलग आपको पर्सपेक्टिव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ मोहित हैं। शुक्रिया।